अध्याय 41 द आयरन ग्रिफॉन। ये सभी प्रकार के पालतू जानवरों के साथ शहर की सबसे बड़ी पालतू दुकान थी। फैंग युआन ने थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, क्या आपकी दुकान में कोई मजबूत रक्षात्मक पालतू जानवर है? उद्धरण चिन्ह। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह थोड़ा अधिक महंगा है, फैंग युआन को जोड़ने में मदद नहीं कर सका। इस समय फैंग युआन अपनी बाहों में 100 मिलियन मानद नागरिक पुरस्कार राशि धारण कर रहा था। उनका मूड बह रहा था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से दृढ़ स्वर से बात की। दुकान के सहायक ने देखा कि फैंग युआन को साधारण कपड़े पहनाए गए थे और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक अमीर आदमी होगा। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे मोटी हो गई। सर, कृपया मुझे फॉलो करें। दुकान सहायक ने एक बहुत ही मानक शिष्टाचार मुद्रा पर रखा और पालतू जानवर की दुकान की गहराई में फैंग युआन का नेतृत्व किया। रास्ते में फैंग युआन ने कई पालतू अंडे देखे जो अभी तक रचे नहीं गए थे, साथ ही साथ पालतू जानवर जो पहले से ही रचे गए थे। उनमें से कुछ कीमती और दुर्लभ पालतू जानवर थे, साथ ही साथ रक्षात्मक प्रकार के पालतू जानवर भी थे जो वह चाहते थे। हालांकि फैंग युआन ने इन पालतू जानवरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सर, यहाँ की पालतू अलमारियों में हमारी दुकान में सबसे महंगे और सबसे अच्छे पालतू जानवर हैं, जो सभी पहले से ही रचे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। यदि आपको एक रक्षात्मक प्रकार के पालतू जानवर की आवश्यकता है तो मैं आपको आलसी सुअर, नीली बिल्ली बाबी और आयरन ग्रिफिन चुनने की सलाह देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आप विशिष्ट जानकारी के लिए काउंटर के सामने पालतू टैग को देख सकते हैं। यह उन सभी सूचनाओं को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करता है जिन्हें आप जानना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। दुकान सहायक की आवाज धारा प्रवाह थी और उसने पेशेवर रूप से फैंग युआन को उसके सामने कुछ सोते हुए पालतू जानवरों से मिलवाया जो काफी विशाल थे। फैंग युआन की टकटकी एक एक करके 3 पालतू जानवरों को बहा देती है। पहले आलसी भंगुर सुअर था और इसे सीधे बाहर रख गया था। उनके पालतू जानवरों के बीच पहले से ही एक अविश्वसनीय स्लेकर था। अगर कोई दूसरा आता तो वह उसका सामना नहीं कर पाता। दूसरी नीली बिल्ली बाबी थी। उसकी समग्र ताकत खराब नहीं थी, लेकिन वह थोड़ा विद्रोही था और आदेशों का पालन करना पसंद नहीं करता था। इसे बाहर भी किया जा सकता था। अंत में यह आयरन ग्रिफॉन था। स्थिति, रक्षा, नियंत्रण। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कौशल, उड़ान, पंख, आंधी, लात, रेत, चकाचौंध। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फ्लाइंग फेदर, जल्दी से पंखों को गोली मारता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी के कमजोर बिंदुओं को घातक नुकसान होता है। जमीन प्रकार के पालतू जानवरों के प्रभाव में 100% की वृद्धि होती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गेल अपने पंखों को फड़फड़ाता है और एक हिंसक तूफान पैदा करता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी अस्थायी रूप से स्तब्ध हो जाता है, 10 सेकंड के लिए हमला करने में असमर्थ होता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। व्यक्तित्व, वफादार। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यह आ रहा है, यह आ रहा है, यह एक है। फैंग युआन की आंखें धीरे धीरे चमक गईं। लोहे के ग्रिफॉन ने अपने धातु के पंखों को पीछे हटा दिया, जिससे दूसरों को इसकी तीक्ष्णता महसूस करने की अनुमति मिली। लोहे के पंजे के नीचे लोहे की चरदैंत से भरी हुई थी। यह स्पष्ट था कि यह इसके लिए जिम्मेदार था, और यह एक अपरिपक्व आयरन ग्रिफॉन था। आकाश पर हावी होने वाले ग्रिफॉन में एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षा थी। यह एक ईगल प्रकार की सनकी थी। फैंग युआन ने अपनी आंखें इस विशाल प्राणी पर सेट की थी जो अभी तक परिपक्व नहीं हुई थी। इसके बारे में सोचते हुए, अगर 100 बार प्रवर्धन प्रणाली द्वारा लोहे के ग्रिफॉन को मजबूत किया गया तो ये किस तरह के परिवर्तनों से गुजरना होगा। फैंग युआन का दिल तुरंत जुनून से जल गया। क्या ये रक्षा प्रकार का पालतू नहीं था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था? इसमें एक असाधारण काया और एक बेहद वफादार व्यक्तित्व था। यदि वह इस पालतू जानवर को रखता है तो ये सिर्फ उसकी पालतू लाइनअप में अंतर के लिए बना होगा। इसके अलावा यह इतना बड़ा था, भले ही उसने इसे बिना कुछ किए जारी कर दिया, फिर भी ये लोगों को डराने में सक्षम होगा। इसलिए फैंग युआन ने जल्दी से पूछा, दुकान सहायक, इस लोहे की पृष्ठभूमि क्या है? उद्धरण चिन्ह। दुकान के सहायक ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, इस लोहे के ग्रिफॉन को ग्रिफॉन टीम द्वारा वापस छोड़ दिया गया था। कुल मिलाकर उनमें से केवल 2 थे। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। ये सबसे अच्छा नहीं है और बेहतर पहले से ही भूमिगत कोलोसियम में एक वीआईपी द्वारा खरीदा गया है। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने सुनने के बाद बार बार सिर हिलाया और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे थोड़ा कठोर हो गया। इस लोहे के ग्रिफॉन ने निस्संदेह अपना दिल जीत लिया। हालांकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर दिया कि वह कभी भी सामान्य रूप से अनदेखी नहीं करेंगे, और अब इसे अनदेखा करना बहुत आसान था। वह कीमत थी। ये डीमन आयरन ग्रिफॉन वास्तव में 110 मिलियन खर्च करता है। दूसरे शब्दों में, वह जो 100 मिलियन लाया था वह उसे खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। ठीक है अच्छी बहन, मुझे ये पालतू बहुत पसंद है। क्या आप मुझे सस्ती कीमत दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने अचानक शर्मनाक तरीके से कहा, हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत महंगा है। उद्धरण चिन्ह। इस समय फैंग युआन पूरी तरह से अलग था जब उसने दुकान में प्रवेश किया था। वह अब दृढ़ स्वर में नहीं था। दुकान के सहायक ने फैंग युआन को देखा जो बहुत बदल गया था। उसने महसूस किया कि यह युवक सुंदर था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आप कितने सुंदर हैं, इस पर मैं आपको 100,000 युआन की छूट दे सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब फैंग युआन ने यह सुना तो वह बहुत हैरान था। ये केवल 100,000 युआन की छूट थी। यदि वह लोहे का ग्रिफॉन खरीदना चाहता था तो यह अभी भी पर्याप्त से दूर था। इसलिए वह केवल अपनी त्वचा को मोटा कर सकता है और फिर से पूछ सकता है, अच्छी बहन, क्या आप मुझे कुछ और छूट दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इसे खरीदने के लिए कितने अधिक पैसे की आवश्यकता है? दुकान सहायक का सुंदर चेहरा अभी भी एक कोमल मुस्कान पहने हुए था क्योंकि उसने धीरे से पूछा,
फेंग युआन ने असहाय उत्तर दिया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिलियन। उद्धरण चिन्ह। दुकान सहायक ने एक पेशेवर मुस्कान का खुलासा किया, सर मुझे वास्तव में खेद है, मैं सिर्फ एक साधारण दुकान सहायक हूँ, मैं आपको अधिक छूट देने का निर्णय नहीं कर सकता। यदि आप चाहें तो मैं हमारे दुकान के मालिक से आपसे बात करने के लिए कह सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपने आप को परेशान न करें, मैं बाहर जाऊंगा और खुद कुछ पैसे लूंगा। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अपना हाथ लहराया। उसे धन्यवाद देने के बाद उसने दुकान सहायक की तरह की पेशकश को अस्वीकार कर दिया। यह एक शॉपिंग मॉल में शब्दों का विनम्र आदान प्रदान नहीं था। फेंग युआन वास्तव में कुछ पैसे प्राप्त करना चाहता था। हालांकि अगर वह ईमानदारी से पैसा कमाने के लिए उचित चैनलों के माध्यम से जाना चाहता था तो स्वाभाविक रूप से बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए फेंग युआन ने भूमिगत कोलोसियम को याद किया जिसका दुकान सहायक ने अभी उल्लेख किया था। उस जगह को पैसा बनाने के लिए एक अच्छी जगह कहा गया था, शायद वह भी अपनी किस्मत आजमा सके। ... मास्क लगाने और कई मोड़ लेने के बाद वह भारी सुरक्षा से गुजरा और बेहद शोर भूमिगत कोलोसियम में प्रवेश किया। चाहे वह दर्शक हो या प्रतियोगी, यहाँ के लोगों में हमेशा असीम ऊर्जा होती थी। वे चाहते थे कि वे दिन में 24 घंटे कोलोसियम में रहें और खूनी लड़ाई को विस्तार से देखें। विशेष रूप से बाहरी स्थानों में सभी प्रकार के पालतू जानवरों की गंध, फार, पसीना और तंबाकू और शराब की अप्रिय सुस्त गंध। फेंग युआन को लगा कि उसकी नाक बहुत असहज है, इसलिए उसने काले मास्क को लगाया जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। यह उसकी पहचान छुपाने का प्रभाव भी हुआ। उन्होंने जल्दी से भूमिगत कोलोसियम के प्रबंधक को ढूंढ लिया। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 42, पहली लड़ाई, वन ऐप। मैं मंच पर जाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पतले प्रबंधक के सामने खड़े होकर फेंग युआन का हाथ चांदी की रोशनी से चमक गया। चांदी की गुणवत्ता वाले पालतू जानवर की रोशनी अचानक जल गई। यह अपनी ताकत दिखाने का सबसे अच्छा तरीका था। निश्चित रूप से जब प्रबंधक ने चांदी की रोशनी देखी तो उसका रवैया तुरंत आधिकारिक हो गया। उनके सिकुड़े हुए चेहरे ने एक मुस्कान को निचोड़ लिया। ठीक है, क्या मुझे आपका नाम पता हो सकता है? बेशक, यदि आप सुर्खियों में नहीं रहना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक उपनाम दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। चांदी की गुणवत्ता वाले पालतू जानवर के पास हालांकि यह अभी भी एक बड़े शौक की दहलीज को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो उसके जैसा प्रबंधक नाराज हो सकता है। स्टीवर्ट की कमर अनजाने में थोड़ी झुक गई थी। फेंग युआन ने याद किया कि वास्तव में ऐसी चीज थी। प्रचार से बचने या अपने दुश्मनों का बदला लेने के लिए भूमिगत कोलोसियम में प्रवेश करने वाले सभी प्रतियोगी आमतौर पर खुद को इस जगह के लिए कोड नाम के रूप में एक उपनाम देंगे। फेंग युआन डूब गया और इसके बारे में सोचा। उन्होंने एक प्रसिद्ध लेखक को याद कर या जो उन्हें अपने पिछले जीवन में बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने उस दबंग कलम नाम का इस्तेमाल किया। मुझे क्षितिज को स्वीप करें। उद्धरण चिन्ह। यह एक अच्छा नाम है। यह बहुत प्रभावशाली है। स्वीप द हॉराइजन। महोदय, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए तुरंत मंच पर जाने की व्यवस्था करूंगा। इसमें आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। तुम क्या सोचते हो? उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने सिर हिलाया और बगल में एक कुर्सी पर बैठने के लिए मुड़ गया। उसने अपना सिर उठाया और भूमिगत कोलोसियम को देखा। कहने की जरूरत नहीं है, ये काफी बड़ा था। इसने कम से कम 2000 वर्ग मीटर पर कब्जा कर लिया। बीच में एक विशाल अखाड़ा था। अखाड़े के किनारे विभिन्न न सुरक्षात्मक उपायों से लैस थे। पालतू जानवरों के बीच लड़ाई ने काफी हलचल मचाई थी। दर्शक लगभग सभी सामान्य लोग थे जिन्हें रोमांचक शो पसंद थे। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। जब ताकत की बात आई तो वे केवल हंस सकते थे। इस समय निम्न श्रेणी के कांस्य पालतू जानवरों की एक जोड़ी मंच पर जमकर लड़ रही थी। वे स्वाभाविक रूप से पूरे जोरों पर थे, बाहर जा रहे थे। हालांकि फेंग युआन की आंखों में जो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरे थे वह बस सोना चाहता था। ये बहुत उबाऊ था। कांस्य पालतू जानवरों का उपयोग करने वाले कौशल केवल कुछ ही थे और यह आगे और पीछे कुछ ही चालें थी। फेंग युआन वह व्यक्ति था जिसने पहले दृश्य देखा था। अब इस स्तर पर एक लड़ाई को देखते हुए उसे लगा जैसे वह एक बच्चे को खेल खेलते हुए देख रहा है। यह उबाऊ था। सर, अब आप मंच पर जा सकते हैं। आपके प्रतिद्वंद्वी को एक आंख वाला बंदर कहा जाता है। आपके पास जो पालतू जानवर है वह वन वानर है। यह एक निम्न श्रेणी का चांदी का पालतू जानवर है। उद्धरण चिन्ह। अज्ञात समय पर प्रबंधक आ गया। फेंग युआन ने मंच पर देखा। दो कांस्य ग्रेड पालतू जानवर एक दूसरे को पीट रहे थे। हालांकि न की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने भ्रम में प्रबंधक को देखा। सिल्वर ग्रेड पालतू जानवर यहाँ नहीं लड़ते हैं। ये स्थान आपके स्तर के लोगों के विनाश का सामना नहीं कर सकता है, सर। सिल्वर ग्रेड पालतू जानवरों के लिए विशेष रूप से तैयार एक युद्ध का मैदान है। कृपया मेरा अनुसरण करें। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने लिफ्ट के नीचे 15 मंजिलों तक प्रबंधक का पीछा किया। उन्होंने एक नजर डाली और पाया कि सबसे निचली मंजिल नीचे 15 मंजिल थी। यह कोलोसियम का उच्चतम स्तर लग रहा था। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए फेंग युआन को अपनी अवमानना पर लगाम लगानी पड़ी। निजी कमरे इस मंजिल की छत पर लटके धातु के डिब्बे की तरह थे जो लगभग 15 मीटर ऊंचा था। कई निजी कमरे नहीं थे। जो लोग इस जगह में प्रवेश कर सकते थे वे स्पष्ट रूप से अमीर या महान थे। फेंग युआन अखाड़े को आकार दे रहा था। फेंग युआन के प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक आंख वाला बंदर उसे आकार दे रहा था। इस समय एक अच्छी तरह से तैयार मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति मंच पर चले गए। सबसे पहले उन्होंने उच्च और शक्तिशाली निजी कमरों को सलाम किया। फिर उन्होंने फेंग युआन और एक आंख वाले बंदर को देखा और सलामी दी। देवियों और सज्जनों, सिल्वरमैन कोलोसियम में आपका स्वागत है। इसके बाद मैं दोनों ओर से प्रतियोगियों का परिचय दूंगा।
उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वो घूम गया और उसकी दिशा में इशारा करते हुए फेंग युआन को देखा। शक्तिशाली प्रतियोगी जिसके पास चांदी की गुणवत्ता वाला पालतू जानवर है। स्वीप द होराइजन। हमारे सिल्वरमैन कोलोसियम की जानकारी के अनुसार क्षितिज को स्वीप करने वाला पालतू कम से कम चांदी की गुणवत्ता वाला है। उद्धरण चिन्ह। परिचय के बाद थोपने का तरीका इतना राजसी था कि यह लगभग मध्यम आयु वर्ग के मेजबान द्वारा एक लड़ाई की घोषणा की तरह था। फेंग युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इस स्थान पर भेजा जा सकता है। कोलोसियम से एक गूंजती आवाज आई। फेंग युआन ने ध्वनि की दिशा में देखा और महसूस किया कि प्रत्येक बॉक्स के नीचे एक विशाल लाउडस्पीकर था। यह बॉक्स के नीचे पूरी तरह से एम्बेडेड था। अगर कोई ध्यान से नहीं देखता तो वह इसे देख नहीं पाता। इस लाउडस्पीकर का उपयोग बॉक्स में लोगों की बातचीत के लिए स्पष्ट रूप से किया गया था। फेंग युआन स्पष्ट रूप से कुछ वाक्यों को समझ सकता था। शब्द शर्त और जीत अक्सर उपयोग किए जाते थे। जाहिर है, यह जगह केवल जानवर की लड़ाई के लिए उतनी सरल नहीं थी। इसके साथ आने वाली प्लेस्टाइल जानवर की लड़ाई के मैदान का मुख्य आकर्षण थी। शर्त के अस्तित्व के साथ भावुक लड़ाई, उच्च दांव के साथ यह निश्चित रूप से सबसे आकर्षक संयोजन था। मुखौटे के नीचे फेंग युआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुरा सकता था, लेकिन कोई भी उसकी बुरी मुस्कान नहीं देख सकता था। उच्च श्रेणी के चांदी के पालतू जानवर वनक के मालिक, एक आंख वाले बंदर प्रतियोगी सिल्वरमैन बैटल बीस्ट एरेना में जीतने की 80% संभावना है। उन्होंने कुल 70 लड़ाइयों में भाग लिया है। इसका मतलब यह है कि एक आंख वाले बंदर प्रतियोगी पहले ही 56 लड़ाई जीत चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। यह ध्यान देने योग्य है कि एक आंख वाले बंदर का हर एक दुश्मन लड़ाई के आनंद का आनंद नहीं ले पाया है। यह सब एक आंख वाले बंदर की युद्ध शैली के कारण है, जो भारी है। उद्धरण चिन्ह। जैसे कि यह मध्यम आयु वर्ग के मेजबान के साथ सहयोग कर रहा था, एक आंख वाले बंदर ने सही समय पर अपने पालतू जानवर को रिहा कर दिया। एक चांदी की रोशनी चमक गई और गायब हो गई। ऐसा था जैसे कि कोलोसियम में एक अतिरिक्त दीवार थी। फेंग युआन ने अपना सिर उठाया और जंगल के बंदर को देखा। इसकी ऊंचाई टाइटन बियर से कम नहीं थी। अंतर केवल इतना था कि टाइटन भालू न केवल भयानक रूप से लंबा था, बल्कि क्षैतिज रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति भी थी। इसकी तुलना में वन वानर थोड़ा पतला और कमजोर लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने उस स्टूवर्ड को धोखा दिया जो उसे यहाँ लाया था। जब प्रबंधक भाग गया तो उसने कम आवाज में पूछा, क्या मैं शर्त लगा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक ने एक जानने वाली मुस्कान का खुलासा किया, हाँ, लेकिन लॉर्ड स्वीप द होराइजन, स्थल के नियमों के अनुसार प्रतियोगियों को जानबूझकर आप पर आसान होने से रोकने के लिए आप केवल अपनी जीत पर दांव लगा सकते हैं और शर्त केवल 1.2 है। क्या आपको शर्त लगाने की पुष्टि है? उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 43 100 मिलियन बेट ऑन मी विनिंग। बेशक यहाँ 100 मिलियन है, जाओ और मुझ पर जीत हासिल करो। उद्धरण चिन्ह। 100 मिलियन। प्रबंधक की आंखें चौड़ी हो गई। कार्ड फेंग युआन को सौंपने के लिए पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। आप अभी भी वहां किस लिए खड़े हैं? जाओ। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन द्वारा पूछताछ की जा रही है। तभी प्रबंधक अपने होश में वापस आया, लेकिन 100 मिलियन का झटका अभी भी उसके चेहरे पर पड़ा है। निजी कमरे में बड़े शॉट्स केवल कुछ मिलियन या दसियों लाख लॉटरी टिकट के साथ खेल रहे थे। फेंग युआन के विपरीत वह शर्त से 100 मिलियन सही था। यदि उसके पास पहले से ही 100 मिलियन थे तो वह अभी भी मंच पर मौत से क्यों लड़ेगा? उनके दिल में संदेह के साथ प्रबंधक का रवैया और भी सम्मानजनक हो गया। लॉर्ड स्वीप द होराइजन, यदि आप 100 मिलियन की शर्त लगाते हैं तो आप जीतने के बाद 120 मिलियन प्राप्त कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। 120 मिलियन। हालांकि यह बहुत कुछ नहीं था, ये लोहे के ग्रिफॉन को खरीदने के लिए पर्याप्त था। फेंग युआन ने शर्त लगाई। दूसरी तरफ मध्यम आयु वर्ग के मेजबान के भावुक परिचय के तहत बॉक्स में बड़ शॉट्स ने अपने पसंदीदा व्यक्ति को भी चुना था। विशाल स्क्रीन को देखते हुए फेंग युआन ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। वह बिल्कुल भी इष्ट नहीं था। सभी दांव एक आंख वाले बंदर पर लगाए गए थे, इसलिए भले ही फेंग युआन ने खुद पर 100 मिलियन लगाए, लेकिन वह बाधाओं को उठाने में सक्षम नहीं था। मास्क के नीचे फेंग युआन के चेहरे पर मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। यह अच्छा था, बाद में वह उन सभी को एक बार में ले जा सकेगा और उसके लिए अकेले खाना भी बेहतर होगा। मध्यम आयु वर्ग के मेजबान ने मंच छोड़ दिया। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। लंबे वन वानर के बाल अंत में खड़े थे और इसकी रक्त लाल आंखों ने एक भव्य आभा को छोड़ दिया। दूसरी तरफ फेंग युआन अकेले वहां खड़ा था। उनकी पतली आकृति में कोई आभा नहीं थी। समझदार आंख वाला कोई भी व्यक्ति परिणाम देख सकता है। तथापि बाहर आओ आइरिस स्पाइडर किंग। उद्धरण चिन्ह। आइरिस स्पाइडर वेब। उद्धरण चिन्ह। स्विफ्ट। उद्धरण चिन्ह। जहरीला नुकीला। उद्धरण चिन्ह। एक अंधाधुंध सुनहरी रोशनी चमक गई और गायब हो गई। पेटेट आइरिस ने फेंग युआन की कमान की श्रृंखला को तेजी से और सटीक रूप से पूरा किया। पूरी प्रक्रिया में केवल 3 से 5 सेकंड का समय लगा। हालांकि इस घातक 3 से 5 सेकंड में विशाल वन वानर पहले से ही जमीन पर गिर गया था, मुंह पर झाग। इस समय दुखी वन वानर के पास पहले से थोपने के तरीके का कोई निशान नहीं था। इस परिणाम से हर कोई गूंगा था। इतना बड़ा चांदी का पालतू जानवर, और यह एक उच्च स्तरीय चांदी का पालतू जानवर भी था। क्या ये बस ऐसे ही चला गया? फेंग युआन ने आइरिस को पकड़ा जो वापस आया और एक मुस्कान के साथ सभी दिशाओं में देखा। यह अफसोस की बात थी कि उसने मास्क पहन रखा था, अन्यथा वह इस समय और भी सुंदर लग रहा होगा। क्या अब हम परिणामों की घोषणा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। यह देखते हुए कि कोलोसियम चुप था, मध्यम आयु वर्ग के मेजबान ने माइक्रोफोन का आयोजन किया और पालतू जानवरों के बीच की लड़ाई को जोश से समझाने के लिए तैयार था।
वह लंबे समय से अपनी भावनाओं को तोड़ रहा था, लेकिन अंत में उसने ये देखा। ये कैसे संभव है? क्या आपका कोलोसियम खिल रहा है? उद्धरण चिन्ह। सिल्वरमैन कोलोसियम पर सीधे इशारा करते हुए नंबर 10 के बॉक्स से एक उग्र सवाल सामने आया। हाँ, ये किस तरह की लड़ाई है? ये पलक झपकते ही खत्म हो गया। यदि यह जमीन पर पड़े पालतू जानवर के लिए नहीं था, तो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि कौन जीता और कौन हारा। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत मजबूत है। एक चांदी उच्च श्रेणी का पालतू जानवर जिसमें वापस लड़ने की क्षमता नहीं है। पालतू जानवर किस तरह का है? उद्धरण चिन्ह। उसके कानों से घोषणाएं आईं, और फैंग युआन ने खुद को सोचा, मैंने बहुत ज्यादा खेला है। उद्धरण चिन्ह। उसे इस तरह नहीं खेलना चाहिए था। वह अभी भी कुछ और मैच जीतना चाहता था। अब कौन उसके साथ लड़ने की हिम्मत करेगा? यदि वह नहीं करता है, तो वह पैसा कैसे कमा सकता है? जिस तरह फैंग युआन चिंताजनक था, उसी तरह मध्यम आयु वर्ग के मेजबान ने अपने सदमे से उबर लिया। कंटेस्टेंट स्वीप द हॉराइजन ने बिजली की गति से जीत हासिल की। उद्धरण चिन्ह। आइए हम प्रतियोगी स्वीप द हॉराइजन को बधाई दें और एक आंख वाले बंदर प्रतियोगी को समाप्त करने के लिए पुरस्कार राशि प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह। यह निश्चित रूप से सबसे दुखद लड़ाई थी जिसे मध्यम आयु वर्ग के मेजबान ने कभी सुनाया था। उनके कोलोसियम के नियमों के अनुसार दोनों पक्षों को समान रूप से मिलान करने की आवश्यकता है। इसका मतलब था कि दोनों प्रतियोगी इतनी मेहनत से लड़ेंगे कि उनके लिए अलग होना मुश्किल होगा। लड़ाई उलझ जाएगी। मेजबान के रूप में उसे केवल वर्णन के माध्यम से दिखाने का अवसर मिलेगा। हालांकि फैंग युआन का मैच अच्छा था। पलक झपकते ही लड़ाई समाप्त हो गई और वह अकेला था। अभी केवल एक चीज जो मध्यम आयु वर्ग के मेजबान को सहन कर सकती है, वह अच्छा शिष्टाचार था, भले ही वह अपने पेट में शाप दे रहा हो। कोलोसियम के लोगों ने मंच से दूर जंगल के जंगल को स्थानांतरित कर दिया। इस समय का लाभ उठाते हुए प्रबंधक प्रशंसा और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ फैंग युआन आया। उन्होंने सम्मानपूर्वक एक रजत कार्ड सौंपा और कहा, लॉर्ड स्वीप द हॉराइजन, यह आपका कार्ड है। इसमें 120 मिलियन है। आप इसे किसी भी समय देख सकते हैं। कोलोसियम संबंधित उपकरण प्रदान कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन ने चांदी का कार्ड लिया और मुस्कुराया। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर की ओर आहें भरता था। निश्चित रूप से पालतू प्रशिक्षकों के लिए पैसा कमाना आसान था। हालांकि दूसरे विचार पर उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे जम गई जब उसने आयरन ग्रिफॉन के लिए 110 मिलियन की कीमत के बारे में सोचा। पैसा कमाना आसान था, लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करना भी बहुत आसान था। आप इतने खुश क्यों हैं? क्या आपने कोई पैसा उठाया? उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकता है कि जब उसने प्रबंधक को देखा तो वह मुस्कुरा नहीं सका। मैंने वास्तव में पैसे उठाए। बेशक, ये सब आपके लिए धन्यवाद है, सर। उद्धरण चिन्ह। मुझे इससे क्या लेना देना? फैंग युआन की हैरान टकटकी का सामना करते हुए प्रबंधक ने केवल मामले को समझाया। यह पता चला कि फैंग युआन की 100 मिलियन की शर्त ने प्रबंधक को अपने दांतों को पीसने और 1 मिलियन का एक छोटा लाभ अर्जित करने का मौका दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत खुश था। फैंग युआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। इसे मूर्ख का भाग्य माना जा सकता है। हाँ तक कि अगर वह फैंग युआन को नहीं समझता था, तब भी उसने पीछा करने की हिम्मत की। क्या मैं अभी भी अगले चरण पर जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 44, खूनी हाथ से मुठभेड़। फैंग युआन ने युद्ध क्षेत्र को कम करके आंका था। भले ही उन्होंने भारी बल के साथ रजत उच्च श्रेणी के वन वानर को हराया था, लेकिन अखाड़ा ने उन्हें लड़ाई जारी रखने से नहीं रोका। वह नहीं जानता था कि अखाड़े ने निजी कमरे में वीआईपी को ये कैसे समझाया। फैंग युआन को जल्द ही दूसरी लड़ाई के लिए एक अधिसूचना मिली, शायद इसलिए कि उन्हें फैंग युआन से लाभ हुआ था। स्किनी मैनेजर ने उन्हें और भी अधिक ध्यान से भाग लिया। लॉर्ड स्वीप द हॉराइजन, आपके अगले प्रतिद्वंद्वी को ब्लडी हैंड कहा जाता है। उसके पास एक चांदी का शिखर ग्रेड पालतू जानवर मंटिस एक्सट्रीमिनेटर है। मैंने सुना है कि इसमें 3 कौशल हैं और उनमें से एक 0/6 है। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि फैंग युआन ने पहले दौर को सुचारू रूप से जीता था, पतला प्रबंधक अच्छे इरादों के साथ आया और उसे दूसरे दौर के जोखिमों की याद दिलाई। कृपया ब्लडी हैंड पर नीचे न देखें। उनका मंटिस एक्सट्रीमिनेटर ऐसा लगता है जैसे ये केवल सिल्वर ग्रेड के चरम पर है। वास्तव में अपनी क्षमता के साथ ये पूरी तरह से एक पालतू जानवर से निपट सकता है जिसने अभी अभी सोने के निम्न ग्रेड में प्रवेश किया है। उद्धरण चिन्ह। क्रॉस ग्रेड लड़ाई। भले ही फैंग युआन को जीतने का भरोसा था, लेकिन वह दिलचस्पी ले रहा था। जिस खूनी हाथ का आपने उल्लेख किया है, क्या उसने वास्तव में एक स्वर्ण श्रेणी के पालतू जानवर को हराया है? उद्धरण चिन्ह। मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा। ये सिर्फ इतना है कि कोलोसियम में लोग ऐसा कहते हैं। संक्षेप में, ब्लडी हैंड निश्चित रूप से एक साधारण खिलाड़ी नहीं है, सर। कृपया सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। फैंग युआन का पालन करने और पैसा कमाने में सक्षम होने के लिए प्रबंधक बहुत चिंतित था। सौभाग्य से अपने बयाना अनुस्मारक के साथ फैंग युआन वास्तव में रुचि और अधिक सावधान हो गया। लंबे समय के बाद फैंग युआन के प्रतिद्वंद्वी ने क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने एक सफेद प्रशिक्षण सूट पहना था और उनके पास पतले अंग और तेज आंखें थीं। जैसा कि अपेक्षित था, वह कम करके आंका जाने वाला खिलाड़ी नहीं था। फैंग युआन डूब गया और उसके पीछे 3 मीटर लंबी छाया के लिए ब्लडी हैंड देखा। यह मंटिस एक्सट्रीमिनेटर था। वैज्ञानिक नाम मंटिस एक्सट्रीमिनेटर। रक्त 0। दुर्लभता रजत शिखर ग्रेड। असफल उन्नति की संख्या 1। स्तर 4। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0 रक्त और असफल उन्नति जैसी कोई चीज थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा गया था कि
ब्लडी हैंड ने एक बार कोलोसियम में एक गोल्ड ग्रेड पालतू ट्रेनर को हराया था। ऐसा लग रहा था कि इसकी असफल उन्नति के पीछे एक कहानी थी। टाइटल ब्लडी हैंड एक सिल्वर पिनिकल ग्रेड पालतू एक युद्ध प्रतिभा जोए का बार एक गोल्ड ग्रेड पालतू जानवर के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। वह जीत के निर्माता थे, एक युद्ध कलाकार जिसने लगातार 30 जीत हासिल की। उद्धरण चिन्ह। भावुक टिप्पणी एक बार फिर से उतर गई। मध्यम आयु वर्ग के मेजबान ने केवल आशा व्यक्त की कि इस बार की टिप्पणी पिछली लड़ाई की तरह एक वाक्य में समाप्त नहीं होगी, अन्यथा उसे डर था कि वह इस उच्च वेतन वाली नौकरी को खो देगा। मंटिस एक्सट्रीमिनेटर एक अत्यंत दुर्लभ शून्य रक्तरेखा रखने, उच्चतम स्तर तक आगे बढ़ने और यहां तक कि शून्य में प्रवेश करने पर एक सुपर हत्यारा जो शून्य में दुश्मन को एक घातक झटका दे सकता है। उद्धरण चिन्ह। निजी कमरे के निचले हिस्से में लाउडस्पीकर में चर्चा जारी रहे। फेंग युआन ने कुछ आवाजें सुनी जो थोड़ी परिचित लग रही थी, लेकिन वह उन्हें याद नहीं कर सका, इसलिए उसने बस उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। लाउडस्पीकर में बातचीत की सामग्री पर ध्यान देते हुए फेंग युआन को उम्मीद थी कि वे खूनी हाथ पर दांव लगा सकते हैं। इस तरह फेंग युआन जीतने के लिए खुद पर दांव लगा सकता है और वह एक भाग्य बनाने में सक्षम होगा। वे वास्तव में खूनी हाथ को बाहर आने देते हैं। सिल्वर मैन कोलोसियम की शक्ति वास्तव में महान है। मुझे आश्चर्य है कि क्या भुगतान दर को थोड़ा उठाया जा सकता है। यदि यह पहले की तरह ही है तो शून्य बिंदु देने से कुछ राशि अर्थहीन हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इस बार मैं और आग का दांव लगाना चाहता हूं और जो मैंने अभी खोया है उसे वापस जीतना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। बस बाधाओं का इंतजार करें। खूनी हाथ के लिए एक बार बाहर आना आसान नहीं है। यह विशुद्ध रूप से पैसा दे रहा है। हाँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ चर्चाओं को सुनने के बाद फेंग युआन ने कहा कि उनके पास निजी कमरे में लोगों की आंखों में जीतने का एक उच्च मौका नहीं था। वह वास्तव में बहुत अच्छा था। अपने सिर को मोड़ते हुए और प्रबंधक को देखते हुए फेंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और मुझे अभी अभी मेरी सभी जीत पर दांव लगाने में मदद करो। उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक का चेहरा तुरंत हरा हो गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अपना मुंह जितना हो सके उतना चौड़ा किया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह सका। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि प्रबंधक आगे नहीं बढ़ा, फेंग युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन डूब गया। उसे पैसा कमाने से देरी नहीं करनी चाहिए। एक शक्तिशाली पालतू प्रशिक्षक बनने के लिए फेंग युआन को बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। अगर वह थोड़ा कमा सकता है तो वह थोड़ा कमाएगा। आखिरकार भाग्य बनाने के कई अवसर नहीं थे। नहीं, स्वामी को स्वीप करें ये। उद्धरण चिन्ह। स्वामी को स्वीप करें यह। हाँ, एक खूनी हाथ है। अधिक सतर्क रहने दें। अगर हम सब कुछ शर्त लगाते हैं तो ये शर्त बहुत बड़ी है। अगर हम सावधान नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। ये 100 मिलियन से अधिक का एक और दांव था। इस तरह की एक पागल चाल जिसे सभी परिसंपत्तियों पर दांव लगाना था, प्रबंधक को दिल का दौरा देने के लिए पर्याप्त था। दूसरे दौर के लिए कौन इसका सामना कर सकता है? लंबे समय तक हवा में न रहें। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। वैसे आप बेहतर तरीके से थोड़ा खेल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन को प्रबंधक से बहुत सारी जानकारी मिली थी। उसने थोड़ा पैसा कमाने के लिए उसे साथ लाने का मन नहीं बनाया। ये सबसे अच्छा था अगर उसने अपने पैसे का उपयोग नहीं किया। फेंग युआन को लगा कि वह भी काफी अच्छा खेल रहा है। प्रबंधक ने अपने दिमाग पर बहुत सारी चीजें छोड़ दी। सिल्वरमैन कोलोसियम की बाधाओं की भी गणना की गई थी। फेंग युआन की बड़ी राशि के साथ फेंग युआन के लिए बाधाओं संतोषजनक नहीं थे। ये केवल 1.1 गुना था। हालांकि इस मानसिकता के साथ कि अगर वह थोड़ा कमा सकता है तो वह थोड़ा कमाएगा, फेंग युआन ने कोई आपत्ति नहीं की। विशाल कोलोसियम में फेंग युआन और रक्त हाथ 100 मीटर अलग खड़े थे। रक्त हाथ के परिष्कृत पोशाक और उसके पीछे अजीब और भयंकर मंटिस संहारक की तुलना में फेंग युआन का पक्ष थोड़ा कमजोर दिखाई दिया। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह बहुत कमजोर था। मंटिस एक्सट्रीमिनेटर इस तरह के पालतू जानवर। फेंग युआन की आंखें एक उग्र चमक के साथ चमकती थी। इस तरह के हत्यारे पालतू जानवर के साथ लड़ना ये बहुत रोमांचक होना चाहिए, है ना? 2 प्रतियोगी स्थिति में है। मैच शुरू होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। 3 उद्धरण चिन्ह 2 उद्धरण चिन्ह 1 शुरू। उद्धरण चिन्ह। मध्यम आयु वर्ग के मेजबान ने अपने शब्दों को समाप्त करने से पहले ब्लडी हैंड ने बढ़त ले ली और गर्जना की, मंटिस एक्सट्रीमिनेटर ड्रम को बढ़ावा दे। उद्धरण चिन्ह। गू से में गर्जना अभी भी गूंज रही थी। खूनी हाथ और मंटिस एक्सट्रीमिनेटर ने अच्छी तरह से सहयोग किया, एक आदमी और एक जानवर, और वे फेंग युआन के बाएं और दाएं पक्षों की ओर बढ़ गए। ये देखते हुए कि मंटिस एक्सट्रीमिनेटर की कमान संभालते हुए खूनी हाथ बेतहाशा चल रहा था, लगातार खुद को और अपने पालतू जानवरों को विभिन्न शौकीनों के साथ भूलकर भी फेंग युआन स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हट सकता था। बाहर आओ आइरिस स्पाइडर किंग। उद्धरण चिन्ह। आइरिस स्पाइडर किंग। बफ चपलता। उद्धरण चिन्ह। 9 बजे की दिशा, मकड़ी का जाला। उद्धरण चिन्ह। चोर को पकड़ने के लिए पहले नेता को पकड़ना होगा। अचानक खूनी हाथ के सिर पर 5 से 6 मीटर के व्यास वाला एक विशाल जाल दिखाई दिया। घनी पैक वाला जाल सभी दिशाओं से उस पर आया। इस मकड़ी के जाले की ताकत स्टील जितनी मजबूत थी। ब्लडी हैंड के दिल में एक उग्र लहर उठी। उसकी तेज आंखें अचानक पहेली में बदल गईं। यह नहीं हो सकता। वह अपने पालतू जानवर को इतनी जल्दी क्यों बुला सकता था? उनके पालतू जानवर की रिहाई के कौशल इतने मजबूत क्यों थे? उसके दिल में 100,000 सवाल थे। ब्लडी हैंड के पास खुद को दबाने और बगल में चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि फेंग युआन ने उसे मकड़ी के जाल को इतनी आसानी से चकमा दिया, ये स्पष्ट रूप से असंभव था। फेंग युआन ने आइरिस मकड़ी राजा को बुलाने के बाद उसने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पहले चपलता प्रभामंडल के साथ आइरिस मकड़ी राजा को आशीर्वाद दिया। वह इस पल का इंतजार कर रहा था।
अच्छा नहीं, ये बहुत तेज है, मैं इसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। निराशा रक्तहात की आंखों में दिखाई दी क्योंकि वह किनारे पर चला गया था। उग्र लहरों के बीच उसका मस्तिष्क बदल गया था। ये कैसे हो सकता है? फैंग युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मास्क के नीचे उसके मुंह के कोने पर एक सुकून भरी मुस्कान दिखाई दी। जैसा कि अपेक्षित था, एक पालतू प्रशिक्षक जिसने 100 गुना प्रवर्धन के साथ आर्कन क्षेत्र के युद्ध के मैदान का अनुभव नहीं किया था, वह अभी भी वास्तविक युद्ध के अनुभव से दूर था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 45 पहचान का रहस्य। खूनी हाथ भागने की सड़क पर अपने नश्वर दुश्मन को घूरता रहा। एक पक्ष परितारिका मकड़ी राजा था और दूसरा पक्ष फैंग युआन था जो बफर था। ब्लडी हैंड पहले एक्सचेंज में एक मृत अंत में गिर गया था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई 10 सेकंड से अधिक नहीं चली थी। ब्लडी हैंड ने और भी अधिक हताश कर दिया कि उन्हें लगा कि उनकी रणनीति को कुचल दिया गया है। उसकी सारी योजनाएं बेकार हो गई थी और उसका दुश्मन दुनिया बह गई। इस दबंग नाम के लायक उसने एक ही चाल से उसे मार डाला था। न केवल उनके पालतू जानवर की गुणवत्ता, उनके पालतू जानवर का स्तर, यहाँ तक कि उनकी लड़ाई की रणनीति भी फैंग युआन की तरह शानदार नहीं थी। ब्लडी हैंड ने मंटिस एक्सट्रीमिनेटर को देखा जिसके लिए वह प्रसिद्ध था। मकड़ी के जाल के दूसरी तरफ ये दृढ़ता से फंस गया था। उसकी मदद करने में असमर्थ था। वह हार गया, पूरी तरह से हार गया। इससे पहले कि वह मकड़ी के जाल में गिरता, ब्लडी हैंड ने पहले ही अपनी हार मान ली थी। दोनों के बीच के स्तरों में भारी अंतर को देखते हुए हार को स्वीकार करना मुश्किल नहीं था। मकड़ी के जाल में लिपटे होने के कारण वर्तमान ब्लडी हैंड, भले ही यह सिर्फ एक बच्चे की पेंसिल शार्पनर थी, उसे मार सकती थी। हालांकि ब्लडी हैंड अपनी स्थिति के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। उनकी अभिव्यक्ति क्रोध से भय में बदल गई और फिर भय से कट्टरता तक। उन्होंने फैंग युआन को श्रद्धा की जलती हुई निगाह से देखा। भले ही फैंग युआन ने काला मुखौटा पहन रखा था, वह इस तरह के जलते हुए टकटकी से झुलस रहा था। फैंग युआन मदद नहीं कर सकता था लेकिन डूब गया। उसने उसके पूछने का इंतजार नहीं किया। लॉर्ड स्वीप द होराइजन, आपकी ताकत मेरी तुलना में कहीं अधिक है। कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में ले और मुझे युद्ध में हारने का तरीका सिखाएं। उद्धरण चिन्ह। ब्लडी हैंड की आवाज बहुत तेज थी और पूरे कोलोसियम में हर कोई इसे सुन सकता था। कोलोसियम निंदा की लहर के साथ बेहद शोर हो गया। आप क्या कर रहे हैं? बस ये खूनी हाथ। उद्धरण चिन्ह। आप लोगों को किसी को खूनी हाथ लगाने के लिए नहीं मिला क्या? आपने यह इतनी आसानी से खत्म हो गया है या यह एक करारी हार है? उद्धरण चिन्ह। जब सिल्वरमैन कोलोसियम का प्रबंधक सामने आता है तो उसे हमें एक उचित स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा यह मामला खत्म नहीं हुआ है। आपका सिल्वरमैन कोलोसियम संचालित नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में पूछताछ ने ब्लडी हैंड को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। उसकी आंखें अभी भी इच्छा से जल रही थी, पहले से भी अधिक गर्म। फैंग युआन को यह देखकर सिरदर्द हुआ। क्या चल रहा था? वह कुछ पैसे कमाने के लिए कोलोसियम आया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी जमीन पर पड़ा था और उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार करना चाहता था। अगर वह जीत नहीं पाता तो वह शामिल हो सकता था। फैंग युआन का दिमाग थोड़ा सुन्न था। उन्होंने बस ब्लडी हैंड को नहीं देखा, उन्होंने मध्यम आयु वर्ग के मेजबान को देखने के लिए अपना सिर उठाया। इस समय मध्यम आयु वर्ग के मेजबान के मुंह के कोने चिकोटी काटते रहे। पिछले मैच की तुलना में उन्होंने थोड़ा सुधार किया था। उन्होंने कुल 2 वाक्य सुनाए थे और 2 वाक्य सभी ब्लडी हैंड के बारे में थे। ब्लडी हैंड और मंटिस एक्सट्रीमिनेटर ने एक चाल चली थी, लेकिन ब्लडी हैंड और मंटिस एक्सट्रीमिनेटर चले गए थे। इसके अलावा ब्लडी हैंड उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता था। फैंग युआन एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका दिमाग गड़बड़ था। ज्यादातर लोग भ्रमित थे। यह क्या था? क्या यह एक अधिनियम था? लॉर्ड स्वीप द होराइजन, आपके कार्ड में 132 मिलियन है। उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक की मुस्कान अनिच्छुक थी और उसके दिल से खून बह रहा था। फैंग युआन अपनी अभिव्यक्ति से बता सकता है कि इस व्यक्ति ने उसकी सलाह नहीं ली। उसने निश्चित रूप से जीत के लिए उस पर दांव नहीं लगाया। उसने ब्लड हैंड पर दांव भी लगाया होगा। फैंग युआन केवल ये कहना चाहता था कि वह इसे खुद पर लाया था। कौन दोषी था अगर उसे वह पैसा भी नहीं मिल सकता था जो वह मुफ्त में उठा सकता था? ब्लडी हैंड जो अपने शिष्य बनने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे जल्दी से नीचे खींच लिया गया। प्रबंधक ने फैंग युआन की राय मांगी और अगली लड़ाई जारी रही। उन्होंने लगातार 5 जीत और फिर 10 जीते। कहा जा सकता है कि फैंग युआन ने अपनी जेब भरने के लिए पर्याप्त पैसा कमाया हो। उसने कुछ दसियों लाख कमाए थे। उसने लोहे के आधे हिस्से को भी कमाया था। 10वीं लड़ाई समाप्त हुई। प्रबंधक ने तिगुनापन के साथ आगे बढ़ाया। उसने फैंग युआन को देखा जैसे वह एक राक्षस को देख रहा हो। लगातार 10 लड़ाइयों के बीच आराम करने का लगभग कोई समय नहीं था। यदि वह एक राक्षस नहीं था तो उसके पास इतनी प्रचुर शारीरिक शक्ति कैसे हो सकती है? उसके बाद फैंग युआन की लड़ाई बेहद तेज गति से समाप्त हुई। इससे प्रबंधक को और भी अधिक विस्मय हुआ। आखिरकार जो लड़ाई हुई वह सभी सोने के ग्रेड के पालतू जानवर थे। जब स्वीप द होराइजन अभी बोला तो मुझे लगा कि यह आवाज बहुत परिचित है, हालांकि मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे पहले कहां सुना था। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह फैंग युआन मुस्कुरा रहा था उसी तरह उसने आज जो भी पैसा कमाया था उसकी गणना कर रहा था। ये वाक्य निजी कमरे से आया है। 6 फैंग युआन की मुस्कान जम गई और उसके दिल ने एक हरा दिया। उसका बुरा प्रीमियम हुआ था। रुको, तुमने मुझे पहले देखा था? कब? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इतनी जल्दी उजागर हो जाए? नहीं, आखिरकार एक छात्र के रूप में ये पैसे कमाने के लिए भूमिगत कोलोसियम में लड़ाई में भाग लेने के लिए फैंग युआन के लिए स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं था। मुझे ऐसा ही लग रहा है।
मुझे कुछ बड़े पैमाने पर घटना को सुनकर याद आया। उद्धरण चिन्ह, यह नीलामी में लगता है। उद्धरण चिन्ह, ओह हाँ, अब मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह, मुझे भी याद है, मैं अपने पिता के साथ उस नीलामी में गया। उद्धरण चिन्ह, हाँ हाँ हाँ, यह उसे है। डीमन, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने पूरी रात खो दी। उद्धरण चिन्ह, निजी कमरे नंबर 6 में कुलीन परिवार के सदस्यों में से एक, जिन्होंने पालतू व्यापार मेले में भाग लिया था, लिन जियाक्सी, रेड वाइन का एक गिलास पकड़े हुए थे और वहां एक टकटकी में खड़े थे। यह ऐसा था जैसे उसका पूरा शरीर बिजली की चपेट में आ गया हो, और वह बहुत कठोर था। भाई लिन, वह व्यक्ति कौन था जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह, लिन जियाक्सी के अधीनस्थ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन पूछते हैं कि वह आधे रास्ते से रुक गया था। लिन जियाक्सी अपने होश में वापस आ गए और तुरंत लाउड स्पीकर बंद कर दिया, जिससे उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। कार्यों की इस श्रृंखला ने उनके निस्तों को और भी अधिक मूर्ख बना दिया। उन्होंने लिन जियाक्सी को एक टकटकी में देखा, उम्मीद है कि वह उनके संदेह को हल करने के लिए कुछ कहेंगे। अहम अंडलेन की उत्सुक आंखों को देखते हुए लिन जियाक्सी ने अपना गला साफ किया और सीधा बैठ गया। द स्वीप द होराइजन, बहुत संभावना है कि मैं किसी उच्च अंत नीलामी में मिला था। उन्होंने नीलामी में चालों की एक श्रृंखला बनाई। उद्धरण चिन्ह, हिस, अपने वाक्य के माध्यम से आधे रास्ते में लिन जियाक्सी ने नीलामी में दृश्य और कुछ चीजों की कुंजी के बारे में सोचा। उसने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और कहा, स्वीप द होराइजन में निश्चित रूप से एक छिपा हुआ कार्ड है। अब दिखाई देने वाला पालतू जानवर उसके चिप्स में से एक है। उद्धरण चिन्ह, ओह माय गॉड, अगर ऐसा है तो स्वीप द होराइजन को जीतना होगा। फिर क्या बात है? उद्धरण चिन्ह, लिन जियाक्सी के एक अंडरलाइन ने तुरंत चिल्लाया। वह थोड़ा निराश था, लेकिन तब वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कल्पना कर सकता था। यदि स्वीप द होराइजन जैसा एक बड़ा शॉट, जिसे लिन जियाक्सी द्वारा मान्यता प्राप्त थी, तो अपने ट्रम्प कार्ड को प्रकट करना था, तो लड़ाई निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कुछ पैसों का इस्तेमाल कुछ राउंड जुआ खेलने के लिए भी कर सकते थे। शायद वे कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते थे। बेशक ये दिलचस्प है। घर का बूढ़ा हमेशा कहता है कि हम पैसे खो रहे हैं, अब अवसर है, आइए देखें कि क्या आप इसे जब्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, क्षितिज को देखते हुए अभी भी लड़ने के लिए एक लड़ाई है। उद्धरण चिन्ह, लिन जियाक्सी के चेहरे पर मुस्कान व्यापक और व्यापक होगा। हाथ पकड़कर रखने से मदद नहीं मिल सकती है, लेकिन हिला सकते हैं। जाहिर है कि उन्होंने पहले से ही पैसे का रास्ता देखा था। उद्धरण चिन्ह, हालांकि लिन जियाक्सी की योजना इतनी सरल हो सकती है। निजी कमरे नंबर 7 में लाउडस्पीकर को बंद कर दिया गया था। बातचीत लगभग लिन जियाक्सी और अन्य के समान थी। निजी कमरे में भी ऐसा ही था। 24 निजी कमरों में से आधे से अधिक एक ही बातचीत दोहरा रहे थे। सावधानीपूर्वक चयन के बाद फेंग युआन के 11वें प्रतिद्वंद्वी को चुना गया। वह चेन जिन एक उच्च श्रेणी के प्रतियोगी थे और उनका पालतू गोल्डन लाइट भेड़िया था। वैज्ञानिक नाम गोल्डन लाइट वुल्फ। ब्लडलाइट, सोना, प्रकाश, एक दोहरी रिक्त रेखा संकर, एक सफल उत्परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि वह केवल आयरिस मकड़ी राजा का उपयोग करता है, तो फेंग युआन अपने प्रतिद्वंद्वी को लेने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि कोलोसियम में लड़ाई ने कई पालतू जानवरों के संबंध पर रोक नहीं लगाई। आखिरकार एक पालतू जानवर को वश में करना आसान नहीं था। अधिकांश पालतू प्रशिक्षकों के पास कई पालतू जानवरों के पोषण के लिए ऊर्जा या वित्तीय संसाधन नहीं थे। एक को पता था कि एक चांदी ग्रेड पालतू जानवर को भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक गोल्ड ग्रेड पालतू जानवर सोने के सिक्कों की मान की तरह था। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और ऊर्जा के बिना कई पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करना एक धन्यवादहीन कार्य था। यह एक शक्तिशाली पालतू जानवर को प्रशिक्षित करने के लिए उतना प्रभावी नहीं था। फेंग युआन ने इस लड़ाई में अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा और थोड़ा अजीब लगा। लगातार 10 लड़ाइयां लड़ना उसके लिए काफी सामान्य था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके सामने ये चेंजिन वास्तव में कुछ अलग था? अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 46, व्यवसाय। फेंग युआन मध्यम आयु वर्ग के मेजबान जो विनाश के 10 दौर से गुजरे थे, अभी भी अपने करियर को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने खुद को ऊर्जावान होने के लिए मजबूर किया और चेन जिन के विभिन्न अतीत को जुनून से पेश किया। चेन जिन भी एक निर्दयी व्यक्ति थे। उन्हें भूमिगत कोलोसियम के प्रतियोगियों में शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था और उनकी लड़ाई शैली और भी क्रूर और हिंसक थी। उनके प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी का अंत अच्छा नहीं हुआ। मध्यम आयु वर्ग के मेजबान ने केवल चेन जिन को पेश किया। फेंग युआन के पक्ष में एक साधारण वाक्य में वह लगातार 10 जीत के विजेता थे। यदि यह संभव था तो मध्यम आयु वर्ग के मेजबान भी फेंग युआन का परिचय नहीं देना चाहते थे। लड़ाई शुरू होती है। उद्धरण चिन्ह, पहले प्रतियोगी चेन जिन के पक्ष पर एक नजर डालें। ओह प्रतियोग, चेन जिन ने पहले क्षण में अपने पालतू गोल्डन लाइट वुल्फ को नहीं बुलाया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह चेन जिन द्वारा आविष्कार की गई लड़ाई विधि है? उद्धरण चिन्ह, प्रतियोगी चेन जिन आगे बढ़ना शुरू कर रहा है। उसकी गति तेज नहीं है। वह अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए स्वीप द होराइजन को पहले एक कदम बनाने के लिए मजबूर करने की तैयारी कर रहा है। यह पिछले 10 प्रतियोगियों से बिल्कुल अलग है। क्या प्रतियोगी चेन जिन इस बार सफल होंगे? उद्धरण चिन्ह, भावुक मध्यम आयु वर्ग के मेजबान फंस गया था। उन्होंने मंच पर 2 लोगों को एक सुस्त टकटकी के साथ देखा, विशेष रूप से चेन जिन। उस टकटकी ने कामना की कि यह चेन जिन के शरीर पर 2 छेद जला सके। चेन जिन ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि वह हानिरहित है। मिस्टर स्वीप द होराइजन, मैं हार मानता हूँ। उद्धरण चिन्ह, ये कैसे हो सकता है? आयरिस मकड़ी राजा पहले से ही तैयार था।
यहाँ तक कि फेंग युआन की जीत की गारंटी देने के लिए फेंग युआन के वादे के तहत चलने के लिए टाइटन भालू को तैयार किया गया था। लेकिन ये परिणाम था। क्या चल रहा है? हार मानने के बारे में यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। सिल्वरमैन कोलोसियम खराब और बदतर होता जा रहा है। पहले आत्मसमर्पण करने वाले खिलाड़ी मंच पर जा सकते हैं। भविष्य में खिलाड़ियों के लिए रॉक पेपर कैंची खेलना बेहतर होगा। कम से कम यह आत्मसमर्पण करने से बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर स्वीप द होराइजन वास्तव में बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि गोल्डन लाइट वुल्फ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री स्वीप द होराइजन चैटिंग में रुचि रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। अधिकांश व्यंग्यात्मक शब्दों को सिल्वरमैन कोलोसियम में निर्देशित किया गया था। कोई बात नहीं, चेंजिन अभी भी एक ट्रेनर था जिसके पास गोल्ड ग्रेड का पालतू जानवर था। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी कारण के प्रत्येक परिवार की दूसरी पीढ़ी इतनी मूर्ख नहीं होगी। बेशक अगर वे वास्तव में मूर्ख थे तो वे अपने परिवारों द्वारा बहुत पहले निपटा दिए जाते थे। फेंग युआन के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया। वास्तव में अभी अभी बुरा एहसास वास्तविक था। यदि चेंजिन ने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया तो शायद कोई भी एक युद्ध शैली को स्वीकार नहीं करेगा। कोलोसियम में एक पर एक लड़ाई के अलावा कई अन्य प्रकार की लड़ाइयां थीं। उदाहरण के लिए एक पालतू जानवर और एक पालतू जानवर के बीच एक लड़ाई। ट्रेनर इसमें भाग नहीं लेगा। यदि यह एक प्रशिक्षक और एक प्रशिक्षक के बीच लड़ाई थी तो ट्रेनर को एक पालतू जानवर को बुलाने की अनुमति नहीं होगी। अभी फेंग युआन में एक प्रतिद्वंद्वी नहीं था। फेंग युआन को मंच पर रखने का केवल एक ही तरीका था, अटेंशन बैटल। यह पिछली 10 लड़ाइयों की तुलना में अधिक तीव्र था। फेंग युआन के पक्ष में बीच के अंतराल का उल्लेख नहीं करने के लिए एक बार ट्रेनर को मंच पर रखा गया था। अगले खिलाड़ी अगले दूसरे चरण में मंच पर कूदेंगे। किसी भी जानकारी के बिना उसे बस भागना होगा और यदि वह नहीं करता तो वह हार जाता। फेंग युआन ने गुप्त रूप से गणना की कि निम्नलिखित लड़ाइयों में उनके प्रतिद्वंद्वी के पास बहुत कम से कम एक सोने का ग्रेड पालतू होगा। इस तरह जो ताकत सामने आई थी वह स्थिति को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यहाँ तक कि उसके सभी तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह की स्थिति में अपने सभी तरीकों को उजागर करना जहां हर कोई देख रहा था, फेंग युआन ने सहज रूप से संघर्ष महसूस किया। एक प्रशिक्षक के तरीके और विभिन्न सहयोग गोपनीय थे। एक बार जब यह उजागर हो गया, जब तक कि ट्रेनर के पास अत्यधिक ताकत नहीं थी, तब भी भगवान हजारों बार अध्ययन के बाद भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड स्वीप द होराइजन, क्या आप अभी भी अटेंशन लड़ाई को स्वीकार करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक ने तिगुनापन किया। उन्होंने कभी अपनी पीठ नहीं सीधी की और सम्मानजनक रवैया दिखाने की पूरी कोशिश की। मैं स्वीकार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए झिझकने के बाद फेंग युआन ने एक निर्णय लिया। प्रबंधक ने प्रतिष्ठा को भी भूल गया कि लगातार जीत ने फेंग युआन को सर्वश्रेष्ठ दिया था। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें संदेह से भर गईं। पालतू जानवर ट्रेनर की अटेंशन लड़ाई की अस्वीकृति लोगों के दिलों में गहराई से निहित थी। जो लोग पर्याप्त मजबूत नहीं थे वे इस स्तर तक नहीं पहुंच सके और जो मजबूत थे वे पूरी तरह से अध्ययन नहीं करना चाहते थे। लॉर्ड स्वीप द वर्ल्ड, आप वास्तव में अटेंशन लड़ाई को स्वीकार करना चाहते हैं। आकर्षण लड़ाई के नियम। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, मैं नियमों को जानता हूँ। आप जाकर इसकी रिप अट कर सकते हैं। मैं अटेंशन लड़ाई में भाग लेना चाहता हूँ। ऊपर जाएं और कोलोसियम को प्रतियोगी को सूचित करें ताकि मेरे पास लड़ने के लिए प्रतियोगी हो सके। उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक एक टकटकी में चला गया। जैसा कि उन्हें खबर मिली थी कि फेंग युआन, मध्यम आयु वर्ग के मेजबान जो अपनी जीवन शक्ति को वापस पा चुके थे, वे भाग ले रहे थे, बाहर चले गए। सिल्वरमैन कोलोसियम ने पहले ही प्रतियोगी स्वीप द होराइजन की राय मांगी है। प्रतियोगी स्वीप द होराइजन ने आवेदन किया है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... आकर्षण लड़ाई। उद्धरण चिन्ह। अंतिम 2 शब्द मध्यम आयु वर्ग के मेजबान के मुंह से तेज गर्जना में निकले। कोलोसियम अचानक रुक गया और फिर यह बेहद शोर हो गया। रैक्शन लड़ाई एक व्यवस्थित तरीके से शुरू हुई। इससे कोई भी युद्ध में चांदी के पुरुषों की ताकत देख सकता था। केवल 10 मिनट में फेंग युआन के विरोधियों की स्थिति में कुल 20 खिलाड़ी थे। गोल्ड ग्रेड के पालक जानवरों के साथ 20 खिलाड़ी थोड़े समय में एकत्र हुए। वे एक शीर्ष स्तरीय कबीले के स्तर तक नहीं पहुंच सके, इसलिए वे इतने अतिरंजित नहीं हो सकते थे। फेंग युआन से अपनी तैयारी के समय के बारे में पूछने के बाद फेंग युआन ने अस्वीकार कर दिया। वास्तव में यह समय फेंग युआन के लिए अपनी स्थिति को सर्वश्रेष्ठ में समायोजित करने के लिए था। आखिरकार वह सिर्फ 10 लड़ाइयों से गुजरा था। उसे अपनी सबसे अच्छी स्थिति में आकर्षण की लड़ाई से निपटने के लिए अपनी ऊर्जा को आराम करने और फिर से भरने की आवश्यकता थी। ये सबसे अच्छा विकल्प था। दुर्भाग्य से फेंग युआन ने हार मान ली। खबर सुनकर दर्जनों मीटर दूर से कई कर्कश आवाजें सुनी जा सकती थी। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। जल्द ही लड़ाई शुरू हुई। फेंग युआन ने आइरिस मकड़ी राजा और कुछ अन्य कौशल का लगातार उपयोग किया। अपने अप्रत्याशित समन्वय और लगातार जीत के साथ उन्होंने पलक झपकते ही लगातार 5 जीत हासिल की। मध्यम आयु वर्ग के मेजबान ने अपने माथे से पसीने को मिटा दिया। टिप्पणीकार का सार समय के लिए अलग रखा गया था। उन्होंने कोलोसियम के कर्मचारियों से अधिक खिलाड़ियों से संपर्क करने का अभ्यास और आग्रह किया। फेंग युआन की गति के अनुसार ये 20 खिलाड़ी स्पष्ट रूप से उसके लिए पर्याप्त नहीं थे। उसने कभी इतने मजबूत व्यक्ति को नहीं देखा था। लगातार 5 लड़ाइयों के बीच में कोई अंतर नहीं था और उसकी हरकतें श्रमसाध्य नहीं लगती थी। हाथ में लगातार 15 जीत के साथ फेंग युआन एक भगवान नहीं था और न ही वह असीमित ऊर्जा वाला एक लौह पुरुष था। इस तरह के खिलाड़ी का सामना करना पड़ा जो लड़ने के लिए बदल गया। उसकी आत्मा, ऊर्जा और आत्मा को भी थोड़ा थोड़ा करके भस्म किया जा रहा था।
क्या वास्तव में फेंग युआन थक गया था कि दुश्मनों ने पहले से ही आइरिस मकड़ी राजा के कौशल का पता लगा लिया था और उनकी लड़ाई के तरीकों को उनके द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया था। यदि लड़ाई जारी रही तो अकेले आइरिस मकड़ी राजा पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा पालतू जानवर भी थक जाते हैं। हालांकि पर तारिका मकड़ी राजा को बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके शरीर पर छोटे घाव गए थे। यह आरोप में सबसे आगे योद्धा था। जैसे ही 16वां प्रतिद्वंद्वी अखाड़े से बाहर हुआ, फेंग युआन ने अगले खिलाड़ी के मंच पर जाने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं हार मानता हूँ, मैंने अगली लड़ाई नहीं लड़ी। उद्धरण चिन्ह। अखाड़ा विस्मयादिबोधक से भर गया था। किसी ने भी इस समय हार मानने के लिए फेंग युआन की उम्मीद नहीं की थी। फेंग युआन के शरीर पर केवल कुछ छोटे घाव थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, ऐसा नहीं लगता था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 47, जहर पहले बाद में डिटॉक्सिफाई करें। कोई रास्ता नहीं, मैं उसे हराने वाला हूँ। अब वह हार कैसे मान सकता है? उद्धरण चिन्ह। पीछे के खिलाड़ी खुश नहीं था। इस समय हार मानने वाले फेंग युआन का मतलब था कि लड़ाई के बाद वह पहले से ही समाप्त हो गया था। यदि वह मंच पर गया और एक ऐसे व्यक्ति को हराया जिसने लगातार 10 राउंड से अधिक जीते हैं, तो क्या उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ावा नहीं मिलेगा? वह इतने बड़े अवसर को याद नहीं करना चाहता था। हाँ, हार मानना बहुत ज्यादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चलो लड़ना जारी रखें। जो हार मानता है वह आदमी नहीं है। बाहर आओ, लड़ने दो। उद्धरण चिन्ह। कर या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप अपने चेहरे को ढककर बेशर्म हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। चलो लड़ना जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। उसके कानों में कोलाहल लगातार था। प्रकाश की किरणें अपने पालतू जानवरों से चमकती थीं और साथ ही उन्होंने वास्तव में अपने पालतू जानवरों को छोड़ दिया। वे फेंग युआन के साथ लड़ाई के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या यह मृत्यु नहीं थी? सिल्वरमैन कोलोसियम के अपने नियम थे। अटेंशन लड़ाई के दौरान यदि दीक्षा पार्टी ने कुल चुनौती का आधा से अधिक जीता तो वह हार को स्वीकार करने और लड़ाई को समाप्त करने का अनुरोध करने की पहल कर सकती थी। अब फेंग युआन ने 30 प्रशिक्षकों को युद्ध की लड़ाई में चुनौती दी थी और उन्होंने पहले ही 16 को हराया था। इस तरह यह न तो जीत थी और न ही नुकसान। यह एक ड्रॉ था। प्रक्रिया के अनुसार पालतू प्रशिक्षक जो लड़ाई में भाग नहीं लेते थे, उन्हें फेंग युआन के साथ हाथ मिलाने की जरूरत थी। पालतू जानवरों को भी सरल तरीके से एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। जगह में नियमों के कारण विरोधियों ने केवल चिल्लाने की हिम्मत की, लेकिन उन्होंने वास्तव में ऊपर जाने और परेशानी की तलाश करने की हिम्मत नहीं की। मास्क के पीछे फेंग युआन की मुस्कान अधिक से अधिक उज्जवल हो गई। जितना अधिक वह उन्हें देखता था, उतना ही वह सोचता था कि वे प्यारे हैं। वे सभी पेनी की तरह दिखते थे। न केवल वह परेशान नहीं था, वह ऊपर गया और अन्य सभी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाया जो चिल्लाते रहे। आइरिस स्पाइडर किंग ने अपने विरोधियों पालतू जानवरों के साथ मैत्रीपूर्ण संपर्क भी बनाया था। ये निकला ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास ये सब पता था। पिछले प्रशिक्षण सत्रों में बड़ी संख्या में ध्वस्त चूहों को मारकर आइरिस स्पाइडर किंग की विष क्षमता में बहुत सुधार किया गया है। अब ये कहा जा सकता है कि प्लेटिनम ग्रेड से नीचे के पालतू जानवर आइरिस मकड़ी राजा के जहर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। शायद जहर पालतू जानवर पर घातक प्रभाव का कारण नहीं होगा और यह प्रतिद्वंद्वी को सीधे मारने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि ये डिबफ नकारात्मक भावनाओं के एक प्रभामंडल की तरह था, जो पालतू जानवर के सिर के ऊपर मंडराते हुए काले बादल की तरह था। फेंग युआन ने अपना हाथ लहराया और प्रबंधक को आने के लिए कहा। लॉर्ड स्वीप द हॉराइजन, आपका ये कार्ड जिसमें आपकी शर्त और लड़ाई से कमीशन शामिल है, अब इसमें कुल 153 मिलियन है। कृपया जांच करें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने बस सिर हिलाया। जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ, जब वे बाद में मेरी तलाश करते हैं तो उन्हें ये बताना याद रखें कि मैं कोलोसियम के पीछे गली में हूँ। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक नुकसान में था और समझ नहीं पाया कि यह सब क्या है। फेंग युआन की पीठ को देखते हुए वह उसका पीछा करना चाहता था और कुछ सवाल पूछना चाहता था। हालांकि उन पालतू प्रशिक्षकों की उपस्थिति के कारण जो अभी भी संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने फेंग युआन के साथ बहुत अंतरंग होने की हिम्मत नहीं की। सिल्वरमैन कोलोसियम के पीछे गली में फेंग युआन छोटे चांदी के कार्ड के साथ खेल रहा था। उसके पास आने के लिए एक और छोटी राशि के लिए शांति से इंतजार कर रहा था। मुझे कितना चार्ज करना चाहिए? वे सभी गोल्ड ग्रेड पालतू प्रशिक्षक हैं, उन्हें बहुत समृद्ध होना चाहिए। 10 लाख प्रत्येक। क्या ये बहुत महंगा है? उद्धरण चिन्ह। यह अब समय के बारे में होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। कोलोसियम में ट्रेनर के लाउंज में आमतौर पर शांत लाउंज बहुत शोर था। कुल 30 प्रशिक्षक एक साथ इकट्ठा हो रहे थे, इतना कि यह लाउंज जो 100 वर्ग मीटर से अधिक था, थोड़ा पैक लग रहा था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सामने की कती में होता। मुझे सिर्फ पेट में दर्द हुआ, इसलिए मैं शौचालय गया। अंत में उस तथाकथित स्वीप द हॉराइजन ने हार मान ली। क्या एक किलजॉय? उद्धरण चिन्ह। क्या आप शौचालय में थे? उद्धरण चिन्ह। इस्तेमाल किया गया स्वर इसमें तिरस्कार को छिपा नहीं सका। जाहिर है वह छिपना चाहता था जब उसने देखा कि वह जीत नहीं सकता। अब फेंग युआन ने हार मान ली और वह एक अधिनियम पर डाल रहा था। दूसरे पक्ष के खंडन की प्रतीक्षा किए बिना व्यक्ति ने जारी रखा, क्यों नहीं? मैं लाइन में खड़ा था और मैं अगले होने वाला था। मुझे लगता है कि स्वीप द हॉराइजन मुझसे डरता था, अन्यथा यह इतना संयोग कैसे हो सकता है कि वह सिर्फ एक निश्चित समय पर हार मानने के लिए हुआ हो? उद्धरण चिन्ह। दुनिया को स्वीप करें। उसने अपना नाम इतनी बेरहमी से चिल्लाया, लेकिन वह अभी भी हार गया। उद्धरण चिन्ह।
जैसा कि व्यक्ति चिल्ला रहा था, उसने उसके पीछे से एक दर्दनाक हवेल सुना। उसने मुड़कर देखा कि उसके पालतू जानवर का माथा पहले ही हरा हो गया था। ये स्पष्ट था कि उसे जहर दिया गया था। अरे ये सही नहीं है। स्नो कोल्ड व्हाइट बियर, आपके साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, क्या चल रहा है? स्पाइकी हेड टर्टल, आपके साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह, मेरी आत्मा हॉर्न राइनो के साथ भी कुछ गलत है। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक एक के बाद एक लग रहे थे, प्रत्येक दूसरे की तुलना में अधिक चिंतित थे। एक पालतू ट्रेनर और एक पालतू जानवर के बीच पारस्परिक निर्भरता केवल एक साधारण मामला नहीं था। एक पालतू जानवर एक पालतू ट्रेनर की नींव था। अभी उनके आधार, उनकी नींव में समस्याएं थी। वे इतने चिंतित थे कि वे एक इमारत से कूदने वाले थे। जानवर के समूह ने जल्द ही इसका कारण ढूंढ लिया। यह आयरिस स्पाइडरकिंग का काम होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, इस तरह की बात करने में सक्षम होने के लिए ये केवल इतना था कि घर तारांकन मन स्वीप द हॉराइजन। हालांकि स्वीप द हॉराइजन पहले ही निकल चुका था। बस जब प्रशिक्षकों को डंबल किया गया था, जो प्रबंधक गुजर रहा था वह गोलीबारी में पकड़ा गया था। वह 30 से अधिक पालतू प्रशिक्षकों से घिरा हुआ था। इसके अलावा वे प्रशिक्षक थे जिनके पास सोने के ग्रेड का पालतू जानवर थे। प्रबंधक अपनी बुद्धि से लगभग डर गया था। सौभाग्य से वह याद कर सकता है कि स्वीप द हॉराइजन ने क्या कहा था। वह तुरंत चिल्लाया, कोलोसियम के पीछे गली में। उन्होंने कहा कि वह कोलोसियम के पीछे गली में थे। उद्धरण चिन्ह, पलक झपकते ही 30 से अधिक प्रशिक्षक गायब हो गए। केवल प्रबंधक को गड़बड़ में छोड़ दिया गया था। उसका दिमाग गड़बड़ था और उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। वे यहाँ हैं, इतना धीमा। उद्धरण चिन्ह, फे युआन ने अपने होठों को शुद्ध किया। उनकी कटौती के अनुसार जिस जहर को उन्होंने जहर देने के लिए आयरिस मकड़ी राजा को जहर दिया था, वह पहले ही काम कर चुका था। ये प्रशिक्षक बहुत धीरे धीरे आए थे। उन्होंने निश्चित रूप से तुरंत प्रबंधक की तलाश नहीं की। न केवल वे मजबूत नहीं थे, उनके दिमाग भी बहुत अच्छे नहीं लगते थे। पीड़ितों के समूह को चुपचाप परिभाषित करने के बाद फैंग युआन के चेहरे पर निंदक गायब हो गया। एक बार में 30 से अधिक प्रशिक्षक आए थे। उसे स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होने की आवश्यकता थी, अन्यथा भुगतान करने के बारे में भूल जाओ। ये काफी अच्छा होगा यदि वह पिट नहीं गया। ये वह है। क्षी, तेज को स्वीप करें, जल्दी करो और मारक को सौंप दो। उद्धरण चिन्ह, हर कोई एक साथ उस पर आते हैं। उसे पहले मारो। उद्धरण चिन्ह, मारक को सौंप दें और मैं आपके जीवन को छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह, हर चीज में गड़बड़ी थी, लेकिन जो व्यक्ति उसे पीटना चाहता था वह उदाहरण के लिए आगे बढ़ने वाला पहला कदम नहीं था। ऐसा लगता था कि कोलोसियम में उनकी लगातार जीत का कुछ हानिकारक प्रभाव था। कम से कम उन्होंने तुरंत गिर नहीं लिया और उस पर गिरोह बना लिया। शोर न करें, क्या आप अभी भी अपने पालतू जानवरों को बचाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, फैंग युआन ने दम तोड़ दिया, दीवार पर कूद गया और एक उच्च सहूलियत बिंदु से धीरे धीरे कहा। दृश्य तुरंत जम गया। किसी ने भी फैंग युआन के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। उनकी तरफ 30 से अधिक लोग थे। यहाँ तक कि अगर आप मजबूत थे तो आप इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे जो आप पर गिरोह बना रहे हैं, ठीक है? हालांकि उन्होंने पिछले दौर की लड़ाई में कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं की थी। इसके अलावा उनके पालतू जानवरों को जहर दिया गया था। वे एक नुकसान में थे। किसी ने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके 10 मिलियन का भुगतान करें, फिर अपने पालतू जानवर को छोड़ दें। मैं उनका इलाज करूंगा। उद्धरण चिन्ह, 30 प्रशिक्षकों ने एक दूसरे को देखा। किसी को नहीं पता था कि क्या करना है। पहले जहर, फिर डिटॉक्सिफाई, डीमन इट। ये जबरन वसूली थी। ये देखकर कि दूसरी पार्टी इतनी गुस्से में थी कि वे मौत से लड़ने जा रहे थे। फैंग युआन ने ऊपर से नीचे देखा और फिर से बेहोश होकर कहा, यह मत भूलो कि आपके पालतू जानवरों के पास अब बहुत अधिक ताकत नहीं है। हमला करने से पहले ध्यान से सोचें, अन्यथा आपको 2 बार भुगतान करना होगा यदि आप बाद में पिट जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, जो साहस उन्होंने अभी अभी इकट्ठा किया था वह तुरंत नष्ट हो गया। फैंग युआन के शब्दों ने उनके गले में जगह बनाई। यहाँ लगभग हर प्रशिक्षक ने व्यक्तिगत रूप से एक पालतू जानवर को प्रशिक्षित किया। यदि एकमात्र पालतू जानवर को फैंग युआन द्वारा मार दिया गया था तो उनकी लड़ाई की शक्ति उनके पालतू जानवरों के बिना 60-70% तक कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर वे गिरोह बना लेते हैं तो वे उसे हराने में सक्षम नहीं लगते हैं। वे हताश थे। क्षितिज को स्वीप करें, बहुत दूर न जाएं। ओह, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, क्या ये हम सभी को 10 मिलियन इकट्ठा करना है? उद्धरण चिन्ह, फैंग युआन के पीछे की सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई और परितारिका मकड़ी राजा धीरे धीरे गायब हो गया। इसकी धमकी देने वाली टकटकी अनुकूल हो गई। बेशक नहीं, 10 मिलियन प्रत्येक। उद्धरण चिन्ह, लॉर्ड स्वीप द हॉराइजन, मेरे पास इतना नहीं है। यदि हमारे पास 10 मिलियन होते तो हमें अब भूमिगत कोलोसियम में मूर्ख नहीं बनाना पड़ता। उद्धरण चिन्ह, आपका अनुरोध बहुत अधिक है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह, हाँ, मैं वास्तव में 10 मिलियन खर्च नहीं कर सकता। भगवान, आप जानते हैं कि पालतू जानवरों को पालने में बहुत पैसा खर्च होता है। हमारे पास कोई बचत नहीं है, इसलिए हम वास्तव में 10 मिलियन खर्च नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, वे सभी बड़े उत्साह के साथ रोए। हालांकि फैंग युआन ये भी देख सकता था कि वे सभी गरीब लोग थे। प्रति व्यक्ति 10 मिलियन का सपना पलक झपकते ही गायब हो गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन विवादित महसूस कर रहा था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 48, ये व्यक्ति एक शैतान है। हालांकि वे फैंग युआन का पूरा चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन उनकी आंखें उनके असंतोष को दिखाने के लिए पर्याप्त थी। उसकी तेज टकटकी एक बेहोश हत्या के इरादे से लग रही थी और डराने धमकाने से भरी थी। 30 से अधिक गोल्ड ग्रेड पालतू जानवरों के साथ 30
से अधिक प्रशिक्षकों को सभी को तनाव हो गया था। उनमें से कुछ भी अपने दिलों में विलाप कर रहे थे। उनके गोल्ड ग्रेड पालतू जानवरों का प्रशिक्षण कब ऐसे राज्य में गिर गया। लेकिन अब 30 से अधिक प्रशिक्षक मछली के मांस की तरह थे और फेंग युआन चाकू के साथ महाराज थे। वह चाकू मार सकता था, लेकिन वह चाहता था। फिर आपके पास कितना पैसा है? उद्धरण चिन्ह। वह 100,000। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक आंखें चौड़ी हो गई और उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया। 100,000 कहने वाले को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में अभिशाप था। वह 100,000 कैसे कह सकता है? उन्होंने वास्तव में सुनहरे पालतू प्रशिक्षकों को शर्मिंदा किया। लॉर्ड स्वीप द हॉराइजन, मेरे पास केवल 1 मिलियन है। क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए अधिकांश प्रशिक्षकों ने सिर हिलाया। हालांकि यह राशि उनके दिलों को शांत कर देगी, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बेशक उन्हें अधिक बार कोलोसियम जाने की आवश्यकता होगी। गोल्डन ट्रेनर के पास कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। 1 मिलियन। फेंग युआन ने अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को 1 मिलियन भुगतान करें। उद्धरण चिन्ह। वह अपने हाथ से बाहर पहुंचा और खुशी से पैसे एकत्र किए। पैसा इकट्ठा करने के लिए फेंग युआन को पास की दुकान में एक छोटे पैमाने पर मनी डिटेक्टर भी मिला। ये वास्तव में व्यापक था। हाथ में 32 मिलियन। इन प्रशिक्षकों की चौकस निगाहों के तहत फेंग युआन ने कुशलता से अपने हाथ का इस्तेमाल किया। वास्तव में उन्होंने पालतू जानवर से जहर को अवशोषित करने के लिए आयरिस मकड़ी राजा को बुलाया। सर, नुकीला सिर कछुआ अभी भी सूचीहीन क्यों है? कृपया इसकी पुष्टि करें। शायद कुछ गलत हो गया। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन के होंठ उसके दिल में हंसी के रूप में घुसे। वास्तव में बेईमान लोग थे जो अपने पालतू जानवर को अपनी लड़ाकू शक्ति को पुनर्प्राप्त करने की इतनी जल्दी में थे। हालांकि फेंग युआन बेवकूफ नहीं था। हालांकि उन्हें पालतू जानवर की बीमारी के इलाज के लिए पैसे मिले थे, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। अन्यथा क्या वह इन नाराज साथियों से घिरा और पीटा नहीं जाएगा? एक गंभीर बीमारी के बाद मानव को कुछ समय के लिए आराम करने की आवश्यकता होती है। मुझे नहीं पता कि आपका पालतू जानवर जहर से दूषित हुआ है। हालांकि यह अब मेरे द्वारा इलाज किया गया है, फिर भी इसे पूरी तरह से ठीक होने से पहले पुनः पेश करने के लिए कुछ समय चाहिए। अधिकांश 3 दिनों में मैं गारंटी देता हूं कि यह फिर से एक जीवंत कछुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... ये नुकीला सिर कछुआ है, इसमें काला कछुआ रक्तरेखा है। उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या खून था, उनके पालतू जानवर ने अपनी लड़ाकू क्षमता को पूरी तरह से पुनर्प्राप्त नहीं किया था। कुछ लोग जो फेंग युआन को लूटने के लिए गुप्त रूप से इंतजार कर रहे थे, वे केवल इस नोट को छोड़ सकते थे और अपने दिल में ले सकते थे। फेंग युआन ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस तरह के कचरे के साथ वे केवल पीछे में छिपा सकते थे। जिन प्रशिक्षकों ने भी आर्कन दायरे में जाने की हिम्मत नहीं की, वे बड़े होने पर भी बेकार थे। वे केवल मानव जाति के पीछे दिखाई देंगे और मानव जाति के लिए कुछ भी योगदान नहीं करेंगे। उनके पैसे लेने को उन्हें चेहरा देने के रूप में माना जाएगा। बहुत कम से कम फेंग युआन खुद को मजबूत करने के लिए पैसे लेगा और फिर सभी को नरसंहार करने के लिए रहस्यमय क्षेत्र में जाएगा। उसने अंतिम ग्राहक को भेजने के लिए अपना हाथ लहराया। फेंग युआन ने खुशी से अपने हाथ में छोटी राशि की गणना की। 185 मिलियन। वह एक बार में अमीर हो गया। पूरे दिन संघर्ष करने के बाद वह खरीदने में सक्षम था। ठीक है, एक पूरे दिन के लिए संघर्ष करने के बाद वह मुश्किल से एक लोहे का ग्रिफॉन खरीदने में सक्षम था। हालांकि फेंग युआन काफी संतुष्ट था। एक दिन के बाद यह 80 मिलियन से अधिक था। उन्होंने अतीत में इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस तरह का व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चलेगा। सिल्वरमैन कोलोसियम निश्चित रूप से गार्ड पर होगा। जब उन्होंने सोचा कि भविष्य में यह व्यवसाय कैसे जारी नहीं रह सकता है, तो फेंग युआन को थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। हालांकि 180 मिलियन लोहे की ग्रिफॉन खरीदने के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे सीधे लोहे की ग्रिफॉन खरीदकर लड़ाकू शक्ति में परिवर्तित किया जा सके। बाद के चरणों में लोहे के ग्रिफॉन को अभी भी बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। शेष धन शायद पर्याप्त नहीं था। ये कैसे काम कर सकता है? उसे फिर से करना पड़ा। फेंग युआन ने एक पल के लिए सोचा, चारों ओर घूम गया और फिर से कोलोसियम में चला गया। क्षितिज को एक बार फिर से देखकर प्रबंधक की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। भले ही उन्होंने इस स्वामी का अनुसरण करके बहुत कुछ अर्जित किया हो, लेकिन इस स्वामी द्वारा कोलोसियम को लगभग उल्टा कर दिया गया था। यदि यह स्वामी जारी रहा तो यह एक समस्या होगी कि क्या कोलोसियम अभी भी काम कर सकता है। सर, आप वापस क्यों आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैनेजर डर से कांप रहा था। उसे अपने कहे हर शब्द पर ध्यान से विचार करना था। इस व्यक्ति के साथ मिलना आसान नहीं था। वह शक्तिशाली था और उसके तरीके अजीब थे। 30 से अधिक स्वर्ण प्रशिक्षक भी उसके सामने नहीं जीत सके। उसके जैसा एक छोटा सा आंकड़ा। सावधान रहना बेहतर था। नियमों ने यह नहीं कहा कि आप प्रतियोगिता को दोहरा नहीं सकते हैं, है ना? जाओ और कुछ व्यवस्था करो। मैं मंच पर जारी रखना चाहता हूँ। 1-on-1 अट्रैक्शन बैटल, ग्रुप बैटल, कुछ भी ठीक है। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन के साहसिक शब्दों को सुनकर प्रबंधक के मुंह के कोने को मोड़ दिया गया। बिना सोचे समझे वह जानता था कि यह स्वामी जो कुछ हुआ था उसे दोहराने की तैयारी कर रहा था। यह पहले से ही काफी शर्मनाक था कि एक बार ऐसा हो। अब वह इसे फिर से दोहराना चाहता था। क्या यह वास्तव में उनके सिल्वरमैन कोलोसियम के उद्देश्य से नहीं था? प्रबंधक दुविधा में था। वह वहां सम्मानपूर्वक खड़ा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। फेंग युआन ने अपना सिर नीचा किया और प्रबंधक को एक भ्रूभंग के साथ देखा। क्या गलत है? क्या मैं मंच पर नहीं जा सकता? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं।
हालांकि शब्द नहीं, केवल उसके दिल में पड़ा था और उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। सर, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं नीचे जाऊंगा और तुरंत व्यवस्था करूंगा। उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक ने फेंग युआन को शानदार लिविंग रूम में रखा और सिल्वरमैन कोलोसियम के पीछे चलने के लिए घूमा। वह दुविधा में था और बॉस की तलाश में था। स्वाभाविक रूप से प्रबंधक केवल वही नहीं था जिसने कोलोसियम में फेंग युआन को देखा था। जिन लोगों ने अभी अभी उपचार शुल्क का भुगतान किया था वे अभी भी वहां थे। स्वीप द हॉराइजन के परिचित संगठन को देखकर कुछ लोगों ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें मूंद ली और कई बार पुष्टि की कि यह सच था। तुरंत दुख के रोने से हवा भर गई। वे सिर्फ एक बड़ी राशि खो चुके थे और इसे कोलोसियम से पुनर्प्राप्त करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब जब डीमन विश्व स्वीपिंग फिर से दिखाई दी थी तो उनके पास पंजीकरण करने का साहस भी नहीं था। ये खोना स्वीकार्य था, लेकिन हारने के बाद उन्हें दूसरे पक्ष के शोषण को स्वीकार करना पड़ा। इस तरह की बात बिल्कुल अस्वीकार्य थी, खासकर जब उनकी जेब में पैसा नहीं था। जब समय आया, अगर वे उपचार शुल्क का भुगतान नहीं कर सके तो कौन जानता था कि उनका पालतू कब ठीक होगा। वे अब और नहीं खेल सकते थे। उसी समय थोड़ा मंद रोशनी वाले कार्यालय में एक ही समय में वातावरण मोटा और भारी था, जिससे लोगों को एक उदास एहसास हुआ। बिग बॉस की कुर्सी पर एक मांस पर्वत वहां पड़ा था। सौभाग्य से इस बॉस की कुर्सी को विशेष रूप से बनाया गया था और एक आकार में वृद्धि हुई थी, अन्यथा ये मांस पर्वत बिल्कुल भी बैठ नहीं पाएगा। जिस क्षण से प्रबंधक ने दरवाजे में प्रवेश किया उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। उन्होंने डर से सब कुछ याद किया जो कि कोलोसियम में विस्तार से हुआ था। बोलने का बाद उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप इंतजार किया। उसने अपने पैर की उंगलियों को देखा और उसके माथे पर पसीना कालीन पर गिर गया। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद एक गहरी आवाज सुनाई दी, दिलचस्प, मैं जाऊंगा और उससे मिलूंगा। उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक को देखते हुए जो उसके सामने खड़ा था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोलोसियम के मालिक युशान ने उसका हाथ लहराया। उनके शरीर पर वसाना तरंग का गठन किया। नीचे जाओ और उसे कोलोसियम नम 9 उद्धरण चिन्ह। युशान की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद प्रबंधक ने केवल झुकने और छोड़ने की हिम्मत की। युशान का सामना करते हुए वह धीरे धीरे निराशाजनक कार्यालय से बाहर निकल गया। कोलोसियम नंबर 9। लड़ाई की तैयारी पूरी हो चुकी थी। फेंग युआन ने उसके सामने विशाल लोहे के पिंजरे को देखा और डूब गया। इसका क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ लड़ूं? उद्धरण चिन्ह। न्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 49 द बॉस। फेंग युआन के पीछे खड़े होकर स्टीवर्ड ने एक मुस्कान को मजबूर किया। सर, ये हमारे बॉस का एक आदेश है। वह आपको देखना चाहता है। कृपया एक पल के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। बॉस जल्द ही यहाँ आएंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि फेंग युआन ने स्टीवर्ड को देखने के लिए वापस मुड़कर देखा, उसने अपने टकटकी को वापस विशाल लोहे के पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया। वह अपने दिल में अवमानना से भरा था। यिनहान कोलोसियम का ये बॉस बहुत कंजूस था। ये स्पष्ट था कि वह नहीं चाहता था कि फेंग युआन पैसा कमाए। कोलोसियम ने बहुत कुछ कमाया था, फिर भी बॉस वास्तव में नहीं चाहता था कि वह इतनी कम राशि भी कमाए। ये सिर्फ स्वीकार्य था। फेंग युआन ने सोचा कि यिनहान कोलोसियम का मालिक किस तरह का व्यक्ति होगा। उन्होंने चुपचाप इंतजार किया, ये गणना करते हुए कि बाद में उन्हें किस तरह के रवैये का सामना करना पड़ेगा। बॉस, ये सुपर पावरफुल है जो प्रतियोगी आज पंजीकृत है। उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे प्रबंधक के सम्मानजनक परिचय को सुनकर फेंग युआन घूम गया। जब उन्होंने कोलोसियम के बॉस को देखा तो वह लगभग मदद नहीं कर सके, लेकिन आश्चर्य में पड़ गए। क्या ये भी एक व्यक्ति था? ये टाइटन बियर का एक लघु संस्करण था। यदि उसने अपनी दौड़ को थोड़ा बदल दिया तो शायद। कोलोसियम का मालिक टाइटन बियर से भी बड़ा था। जब वह खड़ा हुआ तो वह कम से कम 1.9 मीटर लंबा था। वह वास्तव में दफन नहीं था, लेकिन वह काफी अच्छा मैच था। उसकी गर्दन नहीं देखी जा सकती थी और उसकी बाहें फेंग युआन की जांघों से दोगुनी मोटी थी। जब उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके शरीर की चर्बी लहरों से दूर हो गई। इसने फेंग युआन को भूकंप का भ्रम भी दिया। आप सुपर पावरफुल हैं। उद्धरण चिन्ह। जब फेंग युआन युशान को देख रहा था, युशान भी फेंग युआन को देख रहा था। युशान ने परेशान लोगों को परेशान किया जिन्होंने खुद से कोलोसियम को गड़बड़ कर दिया। जो लोग उसे पैसा बनाने से रोकते थे उन्हें दुश्मनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। कुछ साल पहले युशान भी फेंग युआन नहीं देखना चाहेंगे। उसने सीधे अपने अधीनस्थों को शार्क को खिलाने के लिए संकटमोचनों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया होगा। पिछले कुछ वर्षों में धन सख्त था। यिनहान कोलोसियम के पास अपने अहंकार को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युशान जो धीरे धीरे पर्दे के पीछे छिप गया और सामान्य रूप से दूसरों के सामने दिखाई नहीं देगा। यह मैं हूँ। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं अभी भी पैसे कमाने के लिए मंच पर जाने का इंतजार कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि अपेक्षित था, युशान के झुर्रीदार चेहरे को अब खरोंच दिया गया था। इससे उनकी गरिमा में हास्य की भावना आई। युआन को यह बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं लगा। युशान ने उसे बहुत दबाव दिया, जो 30 से अधिक प्रशिक्षकों का सामना करने की तुलना में बहुत डरावना था। युशान ने निश्चित रूप से पहले लोगों को मार डाला था और वह उच्च स्तरीय गुप्त स्थानों पर भी गया था, यहाँ तक कि उन्हें गुप्त स्थानों में एक नियमित आगंतुक माना जाता था। फेंग युआन दुश्मनों के एक बड़े समूह से लड़ने से आए प्रभावशाली तरीके को महसूस कर सकता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो एक ट्रेनर जो पीठ पर शांति का आनंद ले रहा था हो सकता है। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो ये ठीक है। चलो, एक लड़ाई है, जब तक तुम मुझे हराते हो तुम लड़ते रह सकते हो। यदि आप हार जाते हैं तो आप फिर से कोलोसियम में दिखाई नहीं देंगे।
उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। 1000 वर्ग मीटर से अधिक के तहखाने में गूंज एक पल में आ गई, जिसने सभी को चौंका दिया। ये कहना पड़ा कि इस तरह की आभावास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे सकती है जो फेंग युआन के रूप में अनुभवी नहीं था। ये लड़ने के लिए ठीक है, लेकिन कुछ पुरस्कार होने चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। यू शान ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी पुरस्कारों के बारे में नहीं सोचा था। क्या पुरस्कार? उद्धरण चिन्ह। धन या संसाधन? अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। यू शान और भी अधिक डूब गया। उसका सपाट चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसके चेहरे से उसकी उम्र कोई नहीं बता सकता था। फिर इस पर दांव लगाए। उद्धरण चिन्ह। यू शान के पीछे एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी और फेंग युआन के सामने एक परिचित आकृति दिखाई दी। यह एक साधारण राजसी पालतू जानवर नहीं था, लेकिन पूरी तरह से विकसित लोहे की ग्रिफिन था। इसने अपने पंख नहीं फैलाए, बस वहां खड़े होकर। ये लगभग 5 मीटर लंबा था। इसके सुनहरे पंख और पीछे हटने वाले पंख अभी भी फेंग युआन को एक मजबूत न वारक दे सकते हैं। इसने फेंग युआन को हर समय बताया कि यह पंख फेंग युआन को एक घातक खतरा दे सकता है। उन्होंने तुरंत उस कहानी को याद किया जो परिचय ने उन्हें पालतू जानवर की दुकान में बताई थी। कुल मिलाकर 2 लोहे के ग्रिफिन थे और दुकान में बेची जाने वाली एक महिला थी। अन्य नर आयरन ग्रिफिन को कोलोसियम में एक बड़े शॉट द्वारा खरीदा गया था। ये यूशान के हाथों में होना चाहिए। आपने इस्तेमाल किया, एक शर्त के रूप में, लोहे की ग्रिफिन। उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन निश्चित नहीं था। यदि सबसे अच्छा लोहे का ग्रिफिन था तो वह बहुत दिलचस्पी लेगा और इसे अपनी सारी ताकत से लड़ेगा। यूशान फेंग युआन के लालच को देख सकता था और वो सके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। क्या आप रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। बेशक, चूंकि आप एक शर्त के रूप में लोहे की ग्रिफिन का उपयोग कर रहे हैं तो मैं बाहर आओ, आयरिस स्पाइडरकिन। उद्धरण चिन्ह। उनमें से प्रत्येक के पीछे एक सोने की गुणवत्ता वाला पालतू खड़ा था। दोनों पक्षों का रवैया स्पष्ट था। वे अपने पालतू जानवरों के बीच लड़ाई पर दांव लगा रहे थे। तेज गज मिले। यू शान के पास एक विशाल शरीर था, लेकिन वो फेंग युआन की आभा को दबा नहीं सका। एक आत्मा जो जीवन और मृत्यु के बीच यात्रा करती थी, आसानी से प्रतिद्वंद्वी के मनोवैज्ञानिक अवरोध को कुचल सकती थी। ये देखते हुए कि फेंग युआन अपनी आभा के तहत शांत रहने में सक्षम था, यू शान की आंखों ने संतुष्टि का संकेत दिया। उन्होंने फेंग युआन को भी देखना शुरू कर दिया। यू शान की आंशिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद फेंग युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन बात करने में अधिक रुचि हो गई। अतीत में नहीं, नौ कोलिजियम का उपयोग एक मृत्यु के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इसमें भरे हुए थे या ट्रेन का स्तर क्या था। लड़ाई को समाप्त करने और पिंजरे को खोलने के लिए केवल एक शर्त थी, जब अंदर केवल एक जीवित व्यक्ति बचा था। उद्धरण चिन्ह। यू शान के कथन को सुनकर फेंग युआन की आंखों में विशाल पिंजरे में रक्त की एक अंतहीन मात्रा थी। कुछ कटे हुए क्षेत्रों में कई तामसिक आत्माएं जमा हुई थी। द बीस्ट कोलोसियम तब असली बीस्ट कोलोसियम था, लेकिन अब इसे भूल जाओ, ये लोगों के खेलने के लिए एक जगह है। उद्धरण चिन्ह। वह यूशान के शब्दों में असंतोष सुन सकता था। चूंकि यूशान जल्दी में नहीं था, इसलिए फेंग युआन अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए खुश था। चूंकि आप खूनी दुनिया में घूमना पसंद करते हैं, इसलिए आप रहस्यवादी दायरे में क्यों नहीं जाते? वह स्थान आपके लिए अधिक उपयुक्त होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हा। उद्धरण चिन्ह। गहरी हंसी ने फेंग युआन के कानों को चोट पहुंचाई और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन डूब गया। इतनी बेरहमी से हंसने के बाद जब तक वह सांस नहीं ले पाता, यूशान ने खांसी की और गहरी सांस ली। क्या आपको लगता है कि रहस्यवादी क्षेत्र का पता लगाना इतना आसान है? मेरे कई आदमी वहां गिर गए हैं और कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तो यह मामला था। फेंग युआन ने अपने होठों को कल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना कहा, यह सिर्फ एक बहाना था और उसने मिस्टिक दायरे में प्रवेश करने का साहस खो दिया था। चलो शुरू करते हैं। मुझे अपना पुरस्कार बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, फेंग युआन की आंखें जल रही थी क्योंकि उन्होंने यूशान के पीछे आयरन ग्रिफिन को देखा था। उसने अपना लालच बिल्कुल नहीं छिपाया। विषय को फेंग युआन द्वारा जबरदस्ती बदल दिया गया, जिसने यूशान को प्रभावित किया। उसकी योजना जारी नहीं रह सकी। वह फेंग युआन से बात नहीं कर रहा था क्योंकि वह उब गया था। यूशान ने अपनी ताकत के कारण फेंग युआन को पसंद किया था। यदि फेंग युआन कोलोसियम में शामिल हो गया तो इस प्रकार एक और शक्तिशाली ट्रेनर होगा। जितने अधिक शक्तिशाली प्रशिक्षक थे, उतने अधिक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। यिनहान एकमात्र अंडरग्राउंड कोलोसियम नहीं था, इसलिए प्रतियोगिता काफी भयंकर थी। अपने दिल में गुस्से के साथ यूशान ने फेंग युआन को उदास रूप से देखा, फिर चारों ओर घूमकर विशाल लोहे के पिंजरे में चला गया। फेंग युआन चकरा गया और उसके पीछे हो लिया। एक जोरदार धमाके के साथ विशाल लोहे की बाढ़ गिर गई, बाहरी दुनिया से लोहे के पिंजरे को अलग कर दिया, जिसने मौत की लड़ाई के लिए एक वातावरण बनाया। मेजबान ने नियमों की घोषणा की। सुपर पावरफुल वीएस यिनहान कोलोसियम के मालिक। यह एक पर एक लड़ाई है, मृत्यु तक लड़ो। लड़ाई के दौरान केवल एक पालतू जानवर को बदला जा सकता है। उद्धरण चिन्ह शुरू। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। माउंटेन ओपनिंग ऐप। गुरुत्वाकर्षण जोड़े। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही लोहे का गेट बंद हुआ, यूशान की गहरी गर्जना शुरू हो गई और लड़ाई शुरू होने वाली थी। फेंग युआन कमजोर स्थिति में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत जोर से आज्ञा दी, आयरिस स्पाइडरकिन। उद्धरण चिन्ह। बाहर आओ, टाइटन भालू। उद्धरण चिन्ह। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 50, परिपक्व आयरन ग्रिफिन। अनुवादक नायोइबो स्टूडियो। संपादक नायोइबो स्टूडियो। टाइटन भालू, लोहे की दीवार का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह।
विशाल टाइटन बियर का शरीर अचानक बदल गया। इसके भूरे रंग के फर को तुरंत एक ठंडी धातु की चमक के साथ रंगा गया था, जिससे यह एक मूर्तिकला की तरह लग रहा था। चार्जिंग आयरन ग्रिफिन अपनी लोहे की दीवार से टाइटन भालू पर हमला करने में असमर्थ था। जब यह एक उच्च गति पर 100 गज की दूरी पर चार्ज किया गया और टाइटन भालू में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो लोहे की तरह कठोर था, तो इसने अपना सिर हिला दिया। उम्मीद है कि इससे कुछ नहीं होगा। इस शक्तिशाली रक्षा के साथ था फेंग युआन की टकटकी और भी उग्र हो गई। ये पालतू जानवर था जो वह चाहता था। ये बेहद वफादार था और टाइटन बियर की तरह नहीं होगा। ये बहुत मजबूत था, लेकिन यह अक्सर अपने गुरु को सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा आयरन ग्रिफिन के पास भी ऐसी उत्कृष्ट रक्षा थी। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट पालतू जानवर था। आयरिस स्पाइडर किंग स्पाइडर वेब का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि उनका दिल जुनून से जल रहा था, फेंग युआन ने मजबूती से लड़ने का अवसर प्राप्त किया। अब जब आयरन ग्रिफिन ने अपनी गति खो दी थी, तो वह किसका इंतजार कर रहा था? जैसे ही सिल्वर स्पाइडर वेब आयरन ग्रिफिन के शरीर पर उतरा, फेंग युआन की मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। ये लड़ाई आखिरकार निपट गई। लानत है, ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। यू शान का चेहरा बेहद उदास था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भी पालतू जानवर आयरन ग्रिफिन के प्रभाव का सामना कर सकता है। अतीत में इस कदम के साथ वह भूमिगत कोलोसियम में अजेय था। आज वह वास्तव में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। माउंटेन स्प्लिटिंग ऐप आपका रक्त शपथ स्लैश कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। आयरिस स्पाइडर किंग इसे सुन्न करने के लिए अपने जहरीले नुकीले का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही पालतू जानवर ने अपनी लड़ाई शुरू की, फेंग युआन और यू शान भी अक्सर अपनी स्थिति बदल रहे थे। वे अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। इस समय फेंग युआन ने महसूस किया कि यू शान, जो मांस के पहाड़ की तरह था, बहुत तेजी से दौड़ सकता था। केवल एक चीज ये थी कि पृथ्वी दौड़ते हुए थोड़ी कांप गई। बस जब फेंग युआन ने सोचा कि वह एक झपट्टा में लड़ाई खत्म कर सकता है। आयरिस स्पाइडर किंग वास्तव में अपने इच्छित लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा, जबकि यू शान का पालतू माउंटेन स्प्लिटिंग ऐप पहले से ही उसकी ओर चार्ज कर रहा था। जैसे ही यह आया, फेंग युआन का शरीर रुक गया और उसकी अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी, लेकिन भारी हो गई। वह ये भी जानता था कि आयरिस स्पाइडर किंग की घातक हड़ताल क्यों चूक गई। गुरुत्वाकर्षण। ऐसा लगता था कि उनके शरीर को कई अदृश्य लोहे की सिल्लियों के साथ जोड़ा गया था और उनकी चलने की गति अचानक 30% तक धीमी हो गई। फेंग युआन ने खुद की गति और वानर की गणना की। फिर उन्होंने माउंटेन स्प्लिटिंग ऐप की गुरुत्वाकर्षण कौशल की सीमा की गणना की। टाइटन भालू मीटबॉल प्रभाव का उपयोग करें। उद्धरण चिन्ह। जानवर और ट्रेनर टेलीपैथिक रूप से जुड़े हुए थे और टाइटन बियर मीटबॉल प्रभाव वास्तव में फेंग युआन के उद्देश्य से था। बूम आउच। एक कील के साथ स्विफ्ट माओ टेन स्प्लिटिंग ऐप को चीर गुड़िया की तरह उड़ते हुए भेजा गया था। ये खून और उसके मुंह से कुछ अज्ञात गांठ निकालता है। चुस्त पालतू टाइटन भालू द्वारा मारा गया था। यह शायद मौके पर नहीं मरने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण कौशल पर निर्भर था। जिस क्षण ये हिट होने वाला था, फेंग युआन का दबाव अचानक तीव्रता में कम हो गया था। न केवल ये भारी दबाव से बच गया, बल्कि इसकी गति भी 3 बिंदुओं की तुलना में बढ़ गई थी। जब हाँ अपने चरम पर था, ये लगभग भाग गया और टाइटन भालू को मारा। माउंटेन स्प्लिटिंग ऐप के गुरुत्वाकर्षण कौशल का उपयोग रिवर्स में किया जा सकता है। ये वास्तव में एक ईश्वरीय कौशल था यदि इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाता था। हालांकि इस बार ये स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया था। यू शान के 2 पालतू जानवरों में से आयरन ग्रिफिन अभी भी मकड़ी के जाल से लड़ रहा था। वानर की आभा विवादित थी। यह अभी भी किसी भी लड़ाई की ताकत कैसे हो सकती है? आयरिस स्पाइडर किंग ने स्पाइडर वेब की एक और परत को आयरन ग्रिफिन में जोड़ा। टाइटन भालू ने भारी रूप से यह फेंग युआन के पास रखा। इसने अपनी छोटी आंखों का एक भयंकर चमक के साथ संकुचित कर दिया। यह वह व्यक्ति था जो जितना मोटा था, जिसने इसे सोने से रोक दिया था। डीमन इट। यू शान के उदास चेहरे को देखते हुए फेंग युआन मुस्कुराया और कहा, फिर इस लड़ाई का विजेता मैं होगा। उद्धरण चिन्ह। यू शान विजेता को जीत की खबर की घोषणा करने के लिए बहुत तैयार नहीं था। हालांकि उन्होंने अभी भी फेंग युआन की पृष्ठभूमि का पता नहीं लगाया था। क्या उसे दूसरी पार्टी रखनी चाहिए? नहीं, कोलोसियम निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएगा। यह इस अजीब और अप्रत्याशित व्यक्ति को रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। दूसरे पक्ष को छोड़ दे। आयरन ग्रिफिन चला गया था। उसका दिल दर्द में था। कोलोसियम के मालिकों में से एक के रूप में भी यह इतना दर्दनाक नुकसान था कि वह सांस नहीं ले सकता था। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद फेंग युआन बिल्कुल भी जल्दी में नहीं लग रहा था। उसने चुपचाप इंतजार किया, उनके बने यू शान के आत्मविश्वास से और भी अधिक भयभीत। मैंने ये दौर खो दिया, लेकिन उद्धरण चिन्ह। फेंग युआन ने अपना सिर उठाया और आयरन ग्रिफिन से अपने टकटकी को यू शान के चेहरे पर स्थानांतरित कर दिया। कोलोसियम एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप गड़बड़ कर सकते हैं। इस बार मैं आपको चेहरा दूंगा। अगली बार जब आप कोलोसियम में परेशानी का कारण बनेंगे, तो आपको जो नमस्कार होगा वह इतना सरल नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह फेंग युआन की प्रतिक्रिया को सहन नहीं कर सका और छोड़ने के लिए घूम गया। फेंग युआन मुस्कुराया क्योंकि उसे होश आया कि यू शान और आयरन ग्रिफिन के बीच संबंध टूट गया है। दूसरे शब्दों में, आयरन ग्रिफिन अब एक स्वतंत्र पालतू जानवर था। इसे जंगली पालतू जानवर भी कहा जा सकता है। आयरन ग्रिफिन का संघर्ष अब उतना तीव्र नहीं था। इसकी तेज आंखें फेंग युआन को देख रही थीं। इसकी आंखें सतर्कता से भरी थीं। फेंग युआन रुक गया, लेकिन सिस्टम अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई। सिस्टम, कृपया पहचान मोड आरंभ करें। उद्धरण चिन्ह। वैज्ञानिक नाम आयरन ग्रिफिन। ब्लडलाइन ग्रिफिन। दुर्लभता गोल्ड हाई ग्रेड। विशेषता ईगल, लोहा, हवा, रक्षा, रखवाली, चार्ज। कौशल 1,
फ्लाइंग फेदर 2, आंधी 3, लात मारना रेत 4, घूर व्यक्तित्व दृढ़ता निष्ठा वरीयताएं विपरीत लिंग आयरन ग्रिफिन। पंख लोहे की तरह कठोर, दुश्मन को मारने के लिए उन्हें लोहे की तरह में बदल दिया जा सकता है। प्रतिद्वंद्वी को अंधा बनाने की अतिरिक्त 50% संभावना। गेल अपने पंखों को फैलाता है और 100 मीटर दूर आंधी को नियंत्रित करता है। ये दुश्मन के गठन को बाधित करने और दुश्मन की दृष्टि को धुंधला करने के लिए उपयुक्त है। प्रतिद्वंद्वी को अंधा बनाने की अतिरिक्त 30% संभावना। सैंड किकिंग माइटी आयरन ग्रिफिन भी कुछ चाले जानता है। जब यह जमीन पर उतरता है तो यह अपने लोहे जैसे पंजे और किक को उठाता है। रेत और पत्थरों को गोली मार दी जाती है। प्रतिद्वंद्वी को अंधा बनाने की अतिरिक्त 60% संभावना। ग्लेयर ग्रिफिन आकाश का एक प्राकृतिक राजा है। ग्रिफिन की चकाचौंध के तहत यह उन सभी उड़ने वाले जानवरों को दबा सकता है जिनका रक्त स्तर कम है। अतिरिक्त 100% प्रतिद्वंद्वी को डराता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आयरन ग्रिफिन के विस्तृत परिचय को देखते हुए फेंग युआन अलार्म में रोया। अभी अभी आयरन ग्रिफिन के पास आयरस स्पाइडरकिन के वेब में पकड़े जाने से पहले सभी प्रकार की जादुई क्षमताओं को प्रदर्शित करने का समय नहीं था। अन्यथा चोटों के पूर्ण शरीर को पीड़ित किए बिना जीत हासिल करना असंभव होगा। जिसके बारे में बोलते हुए यू शान को उम्मीद नहीं थी कि फेंग युआन के पास एक टाइटन भालू होगा जो आयरन ग्रिफिन के चार्जिंग चार्ज का सामना कर सकता है। त्वरित निर्णय ने यू शान को एक झपट्टा में लड़ाई हार का सामना करना पड़ा। आयरन ग्रिफिन को घने मकड़ी के जाल में लपेटा गया था। यह अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाते हुए जमीन पर लेट गया। इसकी ऊंचाई बिल्कुल फेंग युआन के समान है। आयरन ग्रिफिन के सामने की ओर चलते हुए इसने एक मिलनसार रूप प्रकट किया और धीरे से कहा, आप अभी से मेरा अनुसरण कर सकते हैं। मैं आपको एक राजा ग्रिफिन के प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हुए दुश्मन के सिर के ऊपर और अधिक सुंदर दृश्य दिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह आयरन ग्रिफॉन का आंखें स्पष्ट रूप से स्थानांतरित हो गईं और फेंग युआन खुश हो गया। निर्वाण उद्धरण चिन्ह तेज भेदी ध्वनि के तहत फेंग युआन ने कुछ कदम पीछे ले लिया। उसका सिर अभी भी गुलजार था और उसके कानों में खून की एक गर्म धारा थी। अपने कानों से खून पोंछते हुए फेंग युआन ने फिर से आयरन ग्रिफिन को देखा और गुस्से से भरी अपनी आंखों से मिला। उसने अपने दिल में आह भरी कि यह इतना आसान नहीं था। चरित्र दृढ़ता वफादारी दुर्भाग्य से ये वफादारी फेंग युआन को नहीं दी गई थी। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।